मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन था, लेकिन वहाँ पे जोहान ने आग लगवा दी थी। इसी चक्कर के अंदर शुबर्टो की जान बहुत बुरी तरीके से खतरे में आ गई थी। डॉक्टर तेनमा ने इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से बचा लिया था, सारे इवेंट को सही टाइम पे रोक दिया था। वहाँ पे नीना भी आ गई थी और अब ये सारे लोग हॉस्पिटल में थे, जिसके बाद में शुबर्टो ने अपने बेटे काल को भेजा था किसी से मिलने के लिए, और वो और कोई नहीं बल्कि तेनमा ही था। साथ ही में हमने एक आदमी को देखा था जिसका नाम ग्रिमर था और वो डॉक्टर तेनमा की भागने में मदद भी करता है। इसी के साथ में वो किंडरहाइम के एक डायरेक्टर से मिलने के लिए आता है। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 41 की शुरुआत होती है। अब जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रिमर इस डायरेक्टर को पकड़ लेता है जिसका नाम पेट्रोव था और उसी बातचीत करने लगता है। तो पीछा करते करते वो अब रास्तों के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पे पूरे रास्ते वो पेट्रोव से यही पूछता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप कौन है, आप किंडरहाइम के अंदर माइंड वॉश का काम किया करते थे, साथ ही में इंटेलिजेंस के अंदर भी आप काम किया करते थे। पेट्रोव इस बारे में ग्रिमर से कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। 511 किंडरहाइम के अंदर काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए थे, ग्रिमर को उन्हीं सारे सीक्रेट्स को निकालना था। इसी के कारण वो पेट्रोव को कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो सारे सीक्रेट फाइल्स कहाँ पर है। पेट्रोव उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। ग्रिमर का कहना था कि अफवाहों में तो ये है कि वो सारे रिकॉर्ड्स जल गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, आपने जरूर उन्हें छुपा के रखा होगा, बचा के रखा होगा। एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड आपके हाथों से कहीं नहीं जा सकते। असल के अंदर पेट्रोव ने उस वक्त पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिमर को इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना था और वो इसी के डॉक्यूमेंट भी लेना चाहता था, लेकिन पेट्रोव इन सारी चीजों से मुकर जाता है कि उसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता था, और अगर जो भी चीज थी तो वो सक्सेसफुल ही थी। पेट्रोव को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ग्रिमर के चेहरे पे एक निशान लगा देते क्योंकि उसे भगाना था। ग्रिमर का कहना था कि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, जितने भी डायरेक्टर वगैरह थे, सारे के सारे जल गए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आप ही बचे। जहाँ पे पेट्रोव का कहना था कि जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ था मैं उस वक्त वहाँ पे डायरेक्टर था भी नहीं, और अगर मैं होता तो शायद वो इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। पेट्रोव कहता है कि जिस तरीके की चीजें तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ेगी, तो अच्छा होगा तुम इन चीजों से दूर रहो। ग्रिमर का कहना था कि भाई मुझे कुछ भी डर नहीं लगता, आप तो बस मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। पेट्रोव ग्रिमर के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगते कि चले जाओ और अगली बार से मुझे शक्ल मत दिखाना, लेकिन ग्रिमर का कहना था कि वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा उनका। इसी वक्त यहाँ पे दो बच्चे आ जाते हैं जो कि पेट्रोव को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तो ग्रिमर को लगने लगता है कि ये उसके शायद ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे और उन्हीं के साथ वो अपना वक्त बिताता होगा। ग्रिमर को अंदर ही अंदर से पता था कि उस वक्त के टाइम पे डायरेक्टर्स और बहुत सारे लोगों ने बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि बहुत गलत चीज थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिमर अपनी होटल के अंदर था और उसे मिलने के लिए कोई आता है और कहता है कि आपके लिए एक पार्सल आया है। ग्रिमर दरवाजा बंद करता है और कहता है कि मैं 1 मिनट के अंदर आया। कुछ ही देर के अंदर ग्रिमर के रूम को तोड़ दिया जाता है और कोई 2 लोग उसके कमरे में घुसते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रिमर अपना सामान लेके भाग चुका था। ग्रिमर को अच्छी तरीके से पता था कि उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता था, इसी के कारण वो साइड वाले रूम के अंदर से निकल चुका था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रिमर एक गार्डन के अंदर आके बैठता है। यहाँ पे पेट्रोव पहले से ही था और वो और उसके सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। ग्रिमर कहता है कि अच्छा ये तुम्हारे बच्चे हैं और ये एकदम अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। वो अपने बारे में बताता है कि कैसे वो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है। आगे ग्रिमर सब कुछ ही बता देता है कि वो सुबह से पेट्रोव का पीछा कर रहा है और जब तक चाहे तब तक कर सकता है, जब तक कि पेट्रोव कुछ बता नहीं देता। जिस हिसाब से तुम्हारी लाइफस्टाइल चल रही है वो लाइफस्टाइल तो काफी ज्यादा महंगी रही होगी और जहाँ पे तुम रहते हो उसका रेंट भी बहुत ज्यादा होगा, तो आखिर तुम्हारे पास में अभी पैसे कहाँ से आते हैं? तुमने जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था क्या तुम उसी के डेटा को बेच के पैसे कमाते हो? पेट्रोव अब चुप नहीं रहता और बोलता है कि वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल था और फालतू की बातें मत करो मुझसे, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद सीन यहाँ एक कैफे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। पेट्रोव यहाँ पे 2 बच्चों के साथ में बैठा था और उन बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा था। बच्चे बड़ी खुशी खुशी आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे। ग्रिमर दूर से बैठा था और कहता है कि ये आदमी किस तरीके का है, इसे समझ में नहीं आ रहा है इसकी साइकोलॉजी। लेकिन कुछ देर में ग्रिमर को क्लिक होता है कि ये बच्चे अलग है। जब से वो पेट्रोव से मिलना शुरू किया है अब तक उसने 6 बच्चों को देख लिया है और 6 के 6 बच्चे अलग है। वो फुल स्पीड के अंदर सीधा पेट्रोव के घर पे पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। जो बच्चा दरवाजा खोलता है उसे ग्रिमर अंदर आने के लिए कहता है कि मुझे पेट्रोव से मिलना है। तो बच्चा भी दरवाजा खोल देता है क्योंकि कल ही उसने उस आदमी को देखा था, यानी कि ग्रिमर को देखा था। दरवाजा खुलता है तो एक और बच्चा भागता हुआ आता है। तब ग्रिमर घर के अंदर घुसता है और एक दरवाजे को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे थे। अब जाके ग्रिमर को फील होने लगा था कि इतने सालों पहले जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था पेट्रोव अभी एक्सपेरिमेंट को वापस से स्टार्ट कर चुका है और ये सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट के शिकार होने वाले हैं। इतनी देर में यहाँ पे पेट्रोव पहुंच जाता है और इन सारे बच्चों की डिटेल्स देने लगता है कि ये बच्चे रेड लाइट एरिया से आए हैं, अगर ये बच्चे वहाँ पे रहेंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है, इसी के कारण मैं इन सबको यहाँ पे ले आया। ग्रिमर कहने लगता है कि तुम्हें तो एक्सपेरिमेंट चाहिए था और इन बच्चों का इस्तेमाल तुम इसीलिए कर रहे हो। जिसके बाद में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए आती है। वो पेट्रोव को कहती है कि आज तो आपके घर पे गेस्ट आए हैं, लेकिन पेट्रोव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस थोड़ी देर के अंदर चला जाएगा, मिलने आया था। अब पेट्रोव यहाँ पे दरवाजा बंद करके ग्रिमर को कहता है कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट था, मुझे उसे वापस से दोहराने की जरूरत नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए था। ग्रिमर चिल्लाने लगता है कि जिस एजुकेशन की तुम बात कर रहे हो ऐसी कोई एजुकेशन नहीं थी, तुम बस झूठ बोल रहे हो, बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था वहाँ पे। ग्रिमर कहने लगता है उनमें से किसी भी बच्चे के अंदर प्यार नहीं है, उन सबका दिमाग खराब कर दिया गया था। पेट्रोव को ग्रिमर से और बात नहीं करनी थी, इसी के कारण वो ग्रिमर को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ग्रिमर के पास में अभी भी एक आखिरी ऑप्शन बचा था। वो पेट्रोव को कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ। ये शहर एक इंडिपेंडेंट शहर है और तुम बिना परमिशन लिए यहाँ पे ऑर्फनेज सेंटर नहीं चला सकते हो। क्या तुम्हारे पास में इसका डेटा है? अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी जाके तुम्हारी कंप्लेन करा दूंगा और
और फिर ये सारे बच्चे ऑर्फनेज सेंटर में चले जाएंगे। पेट्रो कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या मुझसे डील करना चाहते हो उन पेपर्स के बदले में। ग्रिमर जिसके बाद में सारे बच्चों को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। पेट्रो कहता है कि आखिर तुम मैंने कहाँ पे लेके जा रहे हो, जहाँ पे ग्रिमर कहता है कि मैं बस इनके साथ में गेम खेलना चाहता हूँ। सारे बच्चे जैसे सॉकर का नाम सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और गार्डन में उसके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रिमर बच्चों के साथ में गार्डन में गेम खेल रहा था और उसके बाद जब सारे बच्चे एक साथ में इकट्ठा हो रखे थे उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मैं तुम सब लोगों को जल्दी यहाँ से छुड़ा लूंगा, क्या तुम लोगों को बाहर रहना पसंद आएगा, तुम सब लोग उसके बाद बिल्कुल आजाद रहोगे, तुम्हें किसी की कोई सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारे बच्चे एकदम से नाराज हो जाते हैं और मना कर देते हैं कि वो कभी भी पेट्रो को छोड़ के नहीं जाएंगे। ग्रिमर सोच ही रहा था कि आखिर आप क्या करना चाहिए और उसकी तरफ वॉल आती है जो कि उसे छूट जाती है। ग्रिमर के जमीन पे गिरने के कारण सारे बच्चे बहुत जोर से हंसते हैं उस पे। तब ग्रिमर ये देख के चौंक जाता है कि ये बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी सारे जो वहाँ के बच्चे थे यानी कि कभी किंडरहाइम से पास आउट हुए बच्चे वो बहुत ज्यादा सीरियस रहा करते थे, एक तरीके से मॉन्स्टर बन गए थे। लेकिन यहाँ के बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने डेटर को भी देखा था कि डेटर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन यहाँ के बच्चे तो बिल्कुल डिफरेंट है। जिसके बाद ग्रिमर और सारे बच्चे एक साथ में पेट्रो के घर पे पहुंच जाते हैं। ये बच्चे एक लड़की को यहाँ से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन ग्रिमर जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो उसे एक लेडी मरी हुई दिखाई देती, वही लेडी जो कि थोड़ी देर पहले ही पेट्रो से मिलके गई थी। दरवाजा खोलने के बाद में उसके और ज्यादा होश उड़ जाते हैं क्योंकि पेट्रो को भी किसी ने मार डाला था। ग्रिमर फटाफट से उसके पास जाता है। सारे बच्चे भी रोते रोते आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं कि आखिर आपको क्या हुआ है, आप उठिए ना। ग्रिमर उसे बात करने लगता है और यहाँ पे पेट्रो भी अब सारी डिटेल्स बताने लगता है कि उसने जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था उसकी डिटेल्स, उसकी चाबी, कार्ड, पेन सब कुछ एक ड्रॉर के अंदर रखे हुए हैं। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि एक लड़की ने उन्हें गोली मारी थी। जो डेटा, जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर एक कैसेट भी है, एक ऐसे बच्चे की कैसेट जिसे ड्रग्स देके उससे सारी चीजें उगलवाई गई थी। उसे एक इंटरव्यू लिया गया था। ये वही मॉन्स्टर है जिसने किंडरहाइम को बर्बाद किया था। ग्रिमर का अभी क्वेश्चन यही था कि क्या आप वही पुराना एक्सपेरिमेंट इन बच्चे के ऊपर कर रहे हैं। पेट्रो इन सब चीजों के लिए मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो इन चीजों को बिल्कुल रिवर्ट करना चाहता है, वो तो इन बच्चों के दिल में प्यार पैदा करना चाहता है। तभी यहाँ पे पेट्रो अपनी आखिरी सांस लेते हैं और मर जाते हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 42 की शुरुआत होती है। अब जब पेट्रो मर गया था तो ग्रिमर ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के अंदर दे दी थी। पुलिस ने उस सारे एरिया को सील कर लिया था, बच्चों के लिए भी चीजें करने लग गए थे और उन्हें ग्रिमर का स्टेटमेंट भी लेना था। इसी के कारण ग्रिमर एक पुलिस ऑफिसर से आके मिलता है। ये पुलिस ऑफिसर आने में काफी ज्यादा देर कर देता है और ग्रिमर से आके बातचीत करता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, और उसके बाद में सबसे पहले अपने नेल कटर लेने लगता है। बोलता है कि मेरी बीवी को बड़े नाखून बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसी के कारण मैं सबसे पहले इन्हें ही काटता हूँ। इन ऑफिसर को ग्रिमर का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिल गया था कि वो एक फ्रीलांसर है, तो फिर आखिर वो पेट्रो की हिस्ट्री के बारे में जानने के आया था और पेट्रो की हिस्ट्री आखिर है क्या। अब जब पेट्रो की फाइल खोली जाती है तो उसके अंदर काफी सारे केसेस निकलते हैं, वायलेंस के केसेस, ह्यूमन राइट के केसेस, चाइल्ड अब्यूज के केसेस। पेट्रो के ऊपर असल के अंदर काफी सारे लोगों का सपोर्ट था। जिस वक्त जर्मनी से वो भागा था तो वहाँ के लोग उसे पकड़ सकते थे या फिर उसे हम भी पकड़ सकते थे, लेकिन अगर हम इस केस के अंदर दखल अंदाजी करते तो उसके जिस तरीके के कॉन्टैक्ट थे उससे काफी ज्यादा चीजें बिगड़ सकती थी। हमने बस उसे खुला रखा और उसके ऊपर बस नजर बनाए रखी। पेट्रो के पास में जरूर कुछ इस तरीके की चीजें होंगी जिससे उसे बड़े लोग सपोर्ट करते हैं। अब जैसा कि बच्चों ने वहाँ पे एक लड़की को देखा था तो ये ऑफिसर ग्रिमर से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को देखा, तो ग्रिमर कहता है कि नहीं, मेरा तो ध्यान नहीं गया था वहाँ पे, बच्चों ने देखा हो तो मुझे नहीं पता। ग्रिमर बच्चों के बारे में पूछता है तो ये ऑफिसर कहता है कि बिल्कुल उन्हें तो ऑर्फनेज सेंटर में भेज दिया जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे जितने भी ऑर्फनेज सेंटर है उनके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बच्चों को भेजा जाएगा। अभी ऑफिसर ग्रिमर से पूछता है कि तुम पेट्रो से आखिर क्या बात करने के लिए आए थे, लेकिन ग्रिमर यहाँ पे इस ऑफिसर को ज्यादा चीजें नहीं बताता कि आखिर वो उससे क्या जानकारी लेने आया था। ऑफिसर कहता है कि उससे बात करने के बाद तुम्हें कुछ पता लगा, लेकिन ग्रिमर मना कर देता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। अब ऑफिसर की ग्रिमर से पूछताछ हो गई थी तो इसी के कारण वो ग्रिमर को भेज देते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जाते हुए भी ऑफिसर ग्रिमर से यही कहता है कि क्या मरते हुए पेट्रो ने तुमसे कुछ कहा था, तो ग्रिमर यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं, उससे उसने कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद में ग्रिमर सीधा पेट्रो के घर के नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पे अलग अलग बसेस लगी हुई थी। ये ऑर्फनेज सेंटर से आई थी जो कि ग्रुप के अंदर 3-3 बच्चों को अपने साथ लेके जाने लगी थी। ग्रिमर को ये चीज देखी बहुत बुरी लग रही थी क्योंकि बच्चे अब अलग होने लगे थे। एक गाड़ी आके 3 बच्चों को ले गई थी, जिसके बाद दूसरी गाड़ी आती है और यहाँ पे बाकी 3 बच्चे भी जाने वाले थे। ग्रिमर आगे बढ़ता है, उस बच्चे को कहता है कि तुम बिल्कुल भी मायूस मत होना, तुम सारे बच्चे आपस में जरूर मिलना, फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ करना, और वैसे भी तुम सब लोग एक आसमान के नीचे ही तो हो, तुम सबसे बड़े हो और तुम सबके लीडर भी हो, तो सबको लेटर लिखते रहना और सबको एकजुट रखना। जिसके बाद में ग्रिमर इस बच्चे से हाथ मिलाता है और उसे भी भेज देता है। ग्रिमर को बहुत बुरा लग रहा था कि सारे बच्चों को यहाँ से जाना पड़ा। तभी वो एक टैक्सी लेता है और टैक्सी ड्राइवर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसे बात करता है। ग्रिमर को सबसे पहले होटल जाना था, लेकिन उससे पहले एक बैंक जाना था। ये टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाता है और बीच रास्ते के अंदर ये गाड़ी रोक देता है, वो भी ग्रिमर को बिना इन्फॉर्म किए। ग्रिमर कहता भी है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बिना इन्फॉर्म किए गाड़ी कैसे रोक सकते हो। तभी कोई दूसरा पैसेंजर आता है और वो भी बैठ जाता है। जिसके बाद ये टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाता जाता है और शहर से बिल्कुल बाहर आ जाता है। ग्रिमर को कुछ गलत चीजें लगती है कि आखिर ये लोग इतने दूर कैसे आ गए हैं, और वो कहता है कि गाड़ी रोको, मुझे शहर के अंदर जाना है, मेरा होटल वहाँ पे है। जो दूसरा पैसेंजर आके बैठा था वो ग्रिमर से पूछता है कि बताओ आखिर चाबी कहाँ पर है। ग्रिमर ने ये चीज तो पेट्रो से सुनी थी और ग्रिमर के पास तो सारी चीजें थी भी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है कि आखिर ये आदमी उसे ऐसे क्यों पूछ रहा है। ग्रिमर कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और तभी आदमी ग्रिमर को एक जोरदार पंच मार देता है। जिसके बाद में ये गाड़ी सीधा एक सुनसान रास्ते पे आके रुकती है, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह हो, और वहाँ पे बुरी तरीके से फाइटिंग हो रही थी। ग्रिमर वहाँ से निकलता है और तेजी से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद में सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है। ये दोनों भी काफी तेजी से ग्रिमर का पीछा करते
करते हैं। अब बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका था और ग्रिमर यहाँ से आगे नहीं भाग सकता था। तभी वो दोनों आदमी भी पहुंच गए थे, लेकिन इतनी ही देर में गोलियां चलने की आवाज आती है और बाहर से जो निकल के आता है वो ऑफिसर था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ग्रिमर से मिला था। वो ग्रिमर को कहता है कि मुझे कुछ डाउट लग रहा था कि तुम्हारे पीछे शायद कुछ बुरे लोग पड़ सकते हैं, इसी के कारण मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या तुम कोई ऐसी चीज छुपा रहे हो जिससे कि ये लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? ग्रिमर मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो इसका मतलब है कि सेफ्टी डिपॉजिट से उसे निकाल लिया गया है। ग्रिमर कहता है कि क्या, कौन सा सेफ्टी डिपॉजिट? ये ऑफिसर कहने लगता है कि बताओ आखिर वो टेप कहाँ पर है। ग्रिमर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस ऑफिसर को कैसे पता चला टेप और चाबी के बारे में। जिसके बाद में वही दो लोग जो कि टैक्सी वाले थे वो भी यहीं पे आ जाते हैं, यानी कि ये पुलिस ऑफिसर बाकी सारे लोगों के साथ में मिला हुआ था और पेट्रो की इन्फॉर्मेशन इन लोगों को भी चाहिए। हर किसी को मॉन्स्टर के बारे में जानना है, साफ साफ तरीके से कह सके कि जोहान के बारे में जानना है, साथ ही में कि जोहान की मॉम कहाँ पे रहती है। जिसके बाद में सीन यहाँ इसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि अपने किसी ऑफिसर से बात कर रहा है और उसे बधाई दे रहा था कि बहुत अच्छा हुआ जो तुमने चोर को पकड़ लिया, मैं कुछ ही देर के अंदर पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा। बेसमेंट के अंदर दिखाया जाता है कि ग्रिमर को तो बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। वही जो टैक्सी वाले दो लोग थे वो ग्रिमर को मार मार के पूछ रहे थे कि बताओ आखिर पेट्रो ने क्या बताया था और सेफ डिपॉजिट कहाँ पर है, लेकिन ग्रिमर ने कुछ भी नहीं बताया होता है। जिसके बाद में वो ऑफिसर भी नीचे उतर के आ जाता है और कहता है कि देखो मुझसे ज्यादा वेट तो नहीं हो पाएगा और तुम्हें भी पता है कि मेरी वाइफ को लंबे लाखों नहीं पसंद थे। इसी के कारण वो ग्रिमर के पास आके बैठ जाता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करने वाला था। ये ऑफिसर ग्रिमर से ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो बताओ आखिर कितने पैसे चाहिए, तुम्हें मिल जाएंगे। ग्रिमर कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, लेकिन तो भी मैं पैसों के लिए ये काम कभी नहीं करूंगा। ये ऑफिसर अब ग्रिमर को बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो ग्रिमर के नाखूनों को काटता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि उसको जड़ से काटने की कोशिश करता है कि जैसे वो नाखून उखाड़ ही देगा, और इतना डीप काटता है कि उसके अंदर से खून गिरने लग जाता है कि ग्रिमर अब दर्द के अंदर आके तो बता ही देगा कि आखिर वो सारी चीजें कहाँ पे रखी है, लेकिन ग्रिमर ने अभी तक भी कुछ नहीं बताया था। ऐसे धीरे धीरे करके ये ऑफिसर ग्रिमर की बहुत सारी उंगलियों के नाखून काट देता है और उसके हाथों से हद से ज्यादा खून बहने लगता है। इस ऑफिसर का कहना था कि उस टेप और डिपॉजिट की जरूरत हमें है, उसका सही इस्तेमाल हम ही कर पाएंगे। अगर वो हमें मिल जाता है तो 511 किंडरहाइम के सारे बच्चों को वापस से इकट्ठा किया जा सकता है, वापस से उसी सारी चीजों को जिंदा किया जा सकता है और एक बार फिर से उसी स्क्वाड को बनाया जा सकता है। ग्रिमर यहाँ पे हंसने लगता है तो ऑफिसर गुस्से में आके उसे चांटा मारता है और कहता है कि हंसने की क्या जरूरत थी, बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या, पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर हमने उस टेप को मार्केट में बेचा तो न जाने मुझे कितना पैसा मिलेगा, तुम आखिर उस टेप को रख के करोगे क्या, तुम कोई सोशल वर्कर हो या किसी की जान बचाना चाहते हो। लेकिन ग्रिमर कुछ भी नहीं कहता और बस जोर जोर से हंस रहा था। जिसके बाद में ग्रिमर यहाँ पे इन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि बचपन के अंदर उसने एक कार्टून सीरियल देखा था, उसके अंदर एक कैरेक्टर हुआ करता था जो कि अगर बड़ी मुसीबत में आ जाया करता था तो उसे लगता था कि उसका एक फिक्शनरी दोस्त उसे आके बचा लेगा, और इस बार भी ऐसा ही होगा। वो फिक्शनरी दोस्त और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होता है और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो खुद का ध्यान रखता है। ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था और फिर से ग्रिमर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। ग्रिमर अभी भी कुछ नहीं बोलता। ग्रिमर की हालत ऑलमोस्ट मरने जैसी हो रही थी, इसी कारण ग्रिमर को उठा के पानी के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर नल खोल दिया जाता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं गाइस बल्कि नीना ही थी, और तभी वो यहाँ पे शूट करती है। ग्रिमर के अंदर इतना सेंस था कि वो देख पा रहा था कि शूटिंग तो हुई है। कुछ ही देर बाद ग्रिमर अपने होश के अंदर आके बैठता है तो उसे वहाँ पे ये तीनों ही मरे हुए दिखाई देते हैं। गोली सिर्फ एक के दिमाग पे लगी हुई थी, लेकिन बाकी दो भी मरे हुए थे। वो इतना अपना भारी बैग उठाता है, वहाँ से चलता है और उस जगह से निकल जाता है और उसके बाद एक होटल के अंदर आता है। उसकी हालत हद से ज्यादा खराब थी कि बस वो बैठे बैठे गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथों को देखता है जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब थी, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर ग्रिमर को बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड्स हो जाते हैं यहीं पे खत्म। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि ग्रिमर को बहुत बुरी तरीके से ऑफिसर ने मारा था और उसके साथ में दो ऑफिसर्स और थे, लेकिन तभी हमने लास्ट सीन के अंदर देखा था कि नीना वहाँ पे पहुंच गई थी और उसने शूट किया था और ग्रिमर बच के उस जगह से बाहर निकल गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 43 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब काफी सारे पुलिस ऑफिसर आ गए थे और जो पुलिस इंस्पेक्टर मरा था उसके आसपास तहकीकात करने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक इंचार्ज बनाया जाता है जिसका नाम सुख था। ये साफ दिखाई दे रहा था कि एकदम नया नया इंस्पेक्टर ही बना है और कोई भी बड़ा पुलिस ऑफिसर जो था उसकी बात मानने में कोई खास इंटरेस्टेड था नहीं। सुख अपने बारे में बताता है कि मैं पुलिस इंचार्ज हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और जाओ जाके जो भी सस्पेक्ट लग रहा है उसे पकड़ो। हालांकि ये काम उसका था। इसके बाद में वो नीचे जाके देखता है, लग तो रहा था कि जैसे वो सारी चीजों को हैंडल कर लेगा, लेकिन जब वो हालत देखता है जैमिन के यानी कि जो ऑफिसर मरा था तो सुख से देखा नहीं जाता और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो उल्टी करने के लिए सीधा ऊपर भाग जाता है। यहाँ पे 3 लोग दिखाए जाते हैं। जैमिन का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसे इतना बुरी तरीके से मारा गया है कि पूरे चेहरे को नोच दिया गया है। एक आदमी के सर में गोली लगी थी और दूसरे आदमी को भी ऐसे ही नोचा गया था। सुख ऊपर आके उल्टियां करने लग जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सुख काफी ज्यादा परेशान था। रात के अंदर वो पीने के लिए चला जाता है जहाँ पे उसके 2 और दोस्त थे जो कि उसे कंसोल करते हैं और सुख यहाँ पे रोने लगता है कि जैमिन उसके बहुत पुराने ऑफिसर साथ में रहा करते थे। सुख जब नया नया ज्वाइन करा था तब जैमिन ने उसे कई सारी चीजें सिखाई थी, ऐसे कैसे उनकी मौत हो गई, वो जरूर बदला लेके रहेगा और भी कई सारी चीजें थी। और सुख ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि शायद वो थोड़ा बहुत संभल भी नहीं रहा था। वो बाकी लोगों को भी कहता है पियो पियो, तो ये लोग पीते नहीं है, उनके बदले में सुख ही पी लेता है। तभी सुख के सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की को देखता है और अपने दोस्तों को कहता है कि मैंने कल इसे देखा था सुपरमार्केट में, मुझे से बात करने की बहुत इच्छा हुई
हुई थी, लेकिन मैं इससे बात नहीं कर पाया, मैं इसके पास जाता हूँ। उसके दोस्त रोकते भी हैं कि भाई ये तेरे पहुंच से बहुत बाहर है, वो लड़की तेरी बेइज्जती कर देगी, मत जा। लेकिन सुख नहीं रुकता और उसके पास में चला जाता है और सीधा जाके बात कर लेता है कि मैंने आपको पहले भी देखा था, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपसे बात करने का बहुत ज्यादा मन था, और उसके पास आके बैठ जाता है। सुख के दोनों दोस्त सोचते हैं कि भाई इसका अकेला आज तो कुछ होना नहीं है, अगर हम गए तो शायद इसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। यहाँ पे असल के अंदर नीना ही बैठी थी। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और नीना को कहने लगते हैं कि इसका आज का दिन बहुत ज्यादा खराब रहा है, इसने बहुत सारी चीजें झेली है, इसका जो एक बड़ा ऑफिसर था उसकी डेथ हो गई है, उसका एक मर्डर हुआ है और ये पूरे दिन भर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, रो रहा था, तो क्या तुम इसकी थोड़ी मदद कर सकती हो, थोड़ी बात वगैरह कर सकती हो। और उसके बाद में ये दोनों दोस्त सुख की मदद करके यहाँ चले जाते हैं। सुख कहने लगता है कि भाई मैं रोया थोड़ी था, तुम लड़की के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो। उसके बाद में ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। सुख यहाँ पे अपनी पूरी स्टोरी बता देता है कि कैसे उसका कोई सीनियर था जिसकी डेथ हो गई है, पीछे सस्पेक्ट के अंदर और भी लोग हैं और भी काफी सारी चीजें। वो नीना से उसका नाम पूछता है तो नीना बताती है कि मुझे खुद भी अपने बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे बस एक ब्रिज के बारे में और 3 फ्रॉक्स के बारे में पता है। सुख काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये किस तरीके का आंसर है। जिसके बाद में अगला दिन शिफ्ट होता है और अगले दिन अब यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर बैठ के मीटिंग वगैरह कर रहे थे, जहाँ पे बताया जाता है कि जैमिन जो कि मरा था उसके साथ में 2 ऑफिसर और थे, वो भी पुलिस ऑफिसर ही थे। ये सब लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सुख एक बूढ़े पेट्रो आदमी से मिलकर आया था जो कि एक ऑर्फेनेज सेंटर चला रहा था। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी थी और उन लोगों के पास में काफी सारे बच्चे थे जिन्हें अलग अलग ऑर्फेनेज सेंटर में डाल दिया गया है। पेट्रो से मिलने के लिए एक आदमी आया था जो कि लंबा आदमी था, उसके पास एक भारी बैग भी है। तो ये सारी चीजें अभी तक जैमिन के केस के अंदर बता दी गई थी, लेकिन सुख का ध्यान ही नहीं था। असल के अंदर कल वो नीना से मिलकर आया था तो उसका पूरा ध्यान गया हुआ था। तभी यहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर खड़ा होता है जो कि सुख को डांटने लगता है। तो सुख यहाँ पे माफी मांगता है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती है। उसी शाम को वापस से सुख उसी बार के अंदर जाता है, उसे नीना वहाँ पे फिर से मिलती है। अब यहाँ पे ये दोनों फिर से बातचीत करने लगते हैं। सुख यहाँ पे जहाँ पे बताने लगता है कि कैसे आज उसने पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उसे कुछ भी कोई भी सुराग नहीं मिला। मरने से पहले जैमिन एक पेट्रोव नाम के आदमी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनसे बातचीत वगैरह कर रहे थे, तभी उसे मिलने के लिए एक आदमी आया था और तभी सुख को अपने आप ही क्लिक हो जाता है कि शिट, उसके दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं कि जो आदमी पेट्रोल से मिलने के लिए आया था हो सकता है जरूर उसी ने जैमिन को मारा हो। यहाँ पे ग्रिमर की बात हो रही थी कि जरूर हो सकता है ग्रिमर ने ही जैमिन को मारा हो, क्योंकि पेट्रो भी मरा हुआ था। हालांकि छोटे बच्चों ने इस चीज की गवाही दी थी कि उस वक्त ग्रिमर बच्चों के साथ में खेल रहा था। इसी के कारण फटाफट से जो सुख था वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर इन्फॉर्म करता है कि वो ग्रिमर के घर पे जा रहा है उसके बारे में पूछताछ करने, या फिर वो जहाँ पर भी रहता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन उस वक्त के लिए यहाँ पे रुक जाता है। वो असल के अंदर नीना को देख रहा था। नीना बाहर आते एकदम से गायब हो जाती है, वो कहीं दिखती ही नहीं है। सुख इधर उधर भागने लगता है, नीना को ढूंढने लगता है, लेकिन नीना उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसे वहाँ वही ब्रिज दिखाई देता है और साथ ही में एक तरीके का कह सकते हैं कि लैंडमार्क दिखाई दे रहा था जिसके ऊपर 3 फ्रॉक बने हुए थे। इसके बाद में सुख सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है, कह सकते हैं उसी होटल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे ग्रिमर रुका हुआ था। लेकिन यहाँ का रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ग्रिमर तो यहाँ से 2 दिन पहले ही चला गया। अब यहाँ पे सुख को उसी के एक रूम के अंदर जाना था, तो वो जैसे रूम के अंदर जाने वाला था तभी यहाँ पे उसे एक और सीनियर ऑफिसर मिलते हैं जिनका नाम पेट्रा था। पेट्रा सुख को देख के थोड़े से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि इस पूरे केस का क्रेडिट मैं लूंगा सॉल्व करने का, लेकिन तुम तो यहाँ पे मुझसे पहले ही पहुंच गए हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे सुख कहता है कि मैं तो यहाँ पे किसी चीज को सोच के पहुंचा था, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे पेट्रा आप सुख को सारी चीजें बताता है कि जो जैमिन था वो एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व था, वो एक सीक्रेट पुलिस था, उसके साथ में जो 2 लोग और मरे थे वो भी सीक्रेट पुलिस के अंदर थे। ये बातें ज्यादा किसी को नहीं पता है। जैमिन उस वक्त किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर था और अगर वो मरा भी है और वो जिस मिशन के ऊपर काम कर रहा था उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, हर किसी को तो इवन पता भी नहीं है। तो अच्छा होगा कि तुम इन चीजों से दूर रहोगे। तो अगर तुम इस चीजों के अंदर ज्यादा गिरते जाओगे तो खुद ही फंसते जाओगे। ना तो तुम्हें इस बारे में किसी को बताना है कि तुम्हें ग्रिमर के बारे में कुछ पता चला है, और ना ही इस केस के बारे में जो भी लीड्स मिलती जाएगी वो किसी से शेयर करनी है। सुख को इस वक्त समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब चीजें चल क्या रही है और जैमिन आखिर कौन सा सीक्रेट पुलिस का मेंबर था। तभी यहाँ पे पेट्रा सुख को छेड़ने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने नई गर्लफ्रेंड पटाई है। जहाँ पे सुख मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे पेट्रा कहता है कि अरे ऐसी भी क्या बात है, मुझे भी मिलवा दो उससे, मैं भी जाके मिल लेता हूँ। जहाँ पे सुख कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज उसे जाके मत मिलिएगा। लेकिन पेट्रा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और सीधा उसी बार के अंदर पहुंच जाता है, सीधा नीना से मिलने के लिए, और उसे कहता है कि मैं सुख का सीनियर हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उसने बताया था तुम्हारे बारे में। तो क्या होगा कि अगर हम दोनों साथ में ड्रिंक करें। लेकिन नीना यहाँ से उठ के जाने लगती है तो पेट्रा उसका शोल्डर पकड़ लेता है। नीना ऑब्वियसली बात है अपना शोल्डर छुड़ा के चली गई होगी और सीधा उसके बाद में सीन कट जाता है। जिसके बाद में हम सुख को देखते हैं जहाँ पे 2 सीनियर और थे और वो उससे बातें करने लगते हैं कि तुम्हारी बंदी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है यार, वो तो किसी के हाथ भी नहीं आने वाली। तो यहाँ पे सुख को लगता है कि पेट्रा ने जरूर जाके उस पर लाइन मारी होगी और उसका खुद का पता कट गया होगा। तो वो पेट्रा का जाके गला ही पकड़ लेता है। तो पेट्रा कहता है कि अरे भाई उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, वो मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये बात तो है कि लड़की है बहुत स्मार्ट, आखिर तुमसे कैसी बात कर लेती है वो। जहाँ पे पेट्रा कहता है कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, बस हमें बात करना अच्छा लगता है और आप आखिर उससे जाके मिले ही क्यों। जिसके बाद में पेट्रा यहाँ पे सुख को कुछ कैंडीज ऑफर करता है, वही कैंडीज जो कि उसे नीना ने दी थी। और अब वो सुख को बुलाता है कि हमें शायद अंदर चलना चाहिए हमारे सीनियर से बात करने के लिए, हमें उसके रूम की तलाशी लेनी चाहिए, हमें असल के अंदर जैमिन के रूम की तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है जैमिन के रूम से हमें कुछ मिल जाए। जब ये दोनों रूम की तलाशी ले रहे थे तो इस वक्त सुख को एक चाबी मिलती है जो कि जैमिन की थी और ड्रॉर के अंदर पड़ी थी। तो उसे लगता है कि शायद ये बड़े वाले ड्रॉर की चाबी होगी और एक बार जाके जरूर देखना चाहिए। सुख जाता है और उसने जैमिन का जैसे ही ड्रॉर खोला तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। असल के उसके अंदर बहुत सारे टॉवल वगैरह रखे हुए थे जो कि पसीने से भरे
हुए थे और साथ ही में कुछ और भी चीजें थी। एक बुक थी जिसके अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड था, पुलिस ऑफिसर्स का रिकॉर्ड था। आखिर जैमिन के कैबिनेट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स की क्यों इन्फॉर्मेशन रखी हुई होगी। इसी के साथ में सुख को पैसों से भरा हुआ एक बंडल भी मिलता है। कुछ चीजों चेक करने के बाद में तो सुख तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर जैमिन किन चीजों के अंदर मिला हुआ था। सुख जाता है अपने सीनियर ऑफिसर के पास में और सब कुछ दे देता है और बताता है कि जरूर जैमिन किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व था। हो सकता है कि वो कल्प्रिट हो सकता है कि उसने किसी चीज की घूस ली हो सकता है कि वो कोई 2 नंबर का काम कर रहा हो और उसके साथ में जो 2 ऑफिसर्स थे हो सकता है वो भी इन्वॉल्व रहे हो। तो बड़ा ऑफिसर कहता है कि हाँ, मुझे भी ये चीजें सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। जैमिन एक अच्छा आदमी था लेकिन वो इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व था या हमें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताना है कि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर था। जितना हो सके चीजें अपने पास में ही रखना। अब यहाँ से जब सुख चला जाता है तो बाकी जितने भी सीनियर ऑफिसर थे वो बैठ के अंदर मीटिंग करते हैं आपस में बैठ के कि भाई सबसे पहले जैमिन का मुंह बंद कराया गया था क्योंकि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर था। उसे भी कई सारी चीजें पता चल गई थी। कहीं सुख के साथ में ऐसा ना हो, कहीं सुख को भी पैसे देके मुंह ना बंद कराना पड़े कि सीक्रेट पुलिस ऑफिसर की बात कहीं बाहर निकल जाए। असल के अंदर इन तीनों के बीच में और भी कई सारी खिचड़ी पक रही थी। तभी यहाँ पे इनका सर वगैरह दर्द करने लगता है और ये लोग कहते हैं कि यार इन्हें ड्रिंक वगैरह करनी चाहिए। तो पेट्रा अपने पास के अंदर से वही वाला पैकेट निकालता है जो कि उसे नीना ने दिया था और उसके अंदर विस्की बॉल्स थे। तो ये सभी यहाँ पे विस्की बॉल्स खा लेते हैं। जिसके बाद में सुख एक बार फिर से इसी बार के अंदर आता है। नीना उसे फिर से मिलती है, ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। सुख अब आगे के केस के बारे में बताने लगता है कि जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था यानी कि जैमिन, उसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया। वो तो कोई कल्प्रिट निकला, वो तो 2 नंबर का पैसा लिया करता था और भी कई सारी चीजों के बारे में पता चला है। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है लेकिन फिर भी उसे जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के जरूर रहूंगा और अब तो मुझे किसी पे विश्वास भी नहीं है। और तभी जिसके बाद में सीन दिखाया जाता है कि जिन 3 सीनियर्स ने उन विस्की बॉल्स को खाया था वो तीनों की तीनों ही मर गए, यानी कि उनके अंदर जहर था। उन तीनों को भी मारने की कोशिश करी गई है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 44 की शुरुआत होती है कि जो सुख था वो नीना को कहता है कि मैं इस वक्त किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर मुझे किसी के ऊपर भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें सब कुछ शेयर कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। खैर मुझे जानना भी नहीं है तुम्हारे बारे में। और सेम टाइम पे दूसरी तरफ बाकी तीनों ऑफिसर मरे हुए थे। जिसके बाद में एक बहुत बड़ी खबर आती है कि न जाने कैसे पहले जैमिन मर गया, उसके साथ में 2 लोग और मरे थे और उसके बाद में अभी पेट्रा और बाकी सीनियर्स एक साथ में मर गए। क्या ये कोई बनी बनाई चाल थी या फिर इन सब का लिंक एक साथ में है और क्या कोई बड़ी बात छुपा रहा है? आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? ये सारी न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है और हर कोई सुख से पूछने लगता है क्योंकि जितने भी सीनियर थे वो सारे तो मर गए थे, सिर्फ और सिर्फ सुख ही बचा था। तो सुख के पास में कोई आंसर ही नहीं था। वो कहता है कि हाँ, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जितना जल्दी पता चलेगा हम सब कुछ बता देंगे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले यहाँ पे कोई दूसरा सीनियर आ जाता है और सुख को पीछा धक्का दे देता है और कहता है कि चुप रहो, तुम फालतू की बातें कर रहे हो, किसी को कुछ पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, चले जाओ यहाँ से। और फिर वो सीनियर सारी बातें संभालता है कि अभी हम सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तक किसी भी चीज को लिंक मत करिए, जब तक हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं आ जाता है तभी हम कोई चीज बता पाएंगे। अब तो सुख के होश उड़ चुके थे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन्वेस्टिगेशन करे कहाँ से। अभी कल ही उसके सीनियर ने कहा था पेट्रा ने कि तुम इस चीज के अंदर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा धंसते जाओगे और अभी वही वक्त आ गया है कि जब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है। तो उसे लग रहा था कि शायद उसे बच्चों से मिलना चाहिए जाके और ग्रिमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना चाहिए। तो वो ऑर्फनेज सेंटर के अंदर जाता है और लेडी से रिक्वेस्ट करने लगता है। तो ये लेडी मना कर देती है कि नहीं, मैं बच्चों से बात नहीं करने दे सकती। जहाँ पे सुख उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं बाकी सारे बच्चों के पास में मिलकर आया हूँ, उन सबसे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अब ये 3 ही बच्चे बचे हैं और काफी ज्यादा सीनियर भी है। कोई तो बात पता चले ग्रिमर की कि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रबल से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने सबसे पसंदीदा इंसान को उन लोगों ने खो दिया है। तो सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हें जो भी पूछना है 5 से 10 मिनट के अंदर पूछ के खत्म करोगे और बच्चों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालोगे। जिसके बाद में बच्चे आने लगते हैं और सुख उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है ग्रिमर से रिलेटेड, जहाँ पे बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं कि ग्रिमर एक अच्छा इंसान ही था, उसको फुटबॉल खेलना नहीं आता था, उसने कुछ भी गलत चीज नहीं करी थी, वो हमारे साथ में ही था। ऐसे कर करके सारे बच्चे आते जाते हैं और अपने आसपास से रिलेटेड कई सारी चीजें भी बताते हैं। आखिर के अंदर एंथनी आता है, वो सबसे बड़ा बच्चा था और शायद सबसे पहले भी आया था। तो यहाँ पे सुख उससे पूछता है तो एंथनी साफ ही कहता है कि क्या आपको लग रहा है कि ग्रिमर ने पेट्रो को मारा था? ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रिमर उस वक्त हमारे साथ में था। ये बात मैंने पुलिस के स्टेटमेंट में भी दी थी। आप लोगों को उस लड़की को पकड़ना चाहिए था। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जो कि उसी वक्त अपार्टमेंट से नीचे उतर रही थी। हम लोगों को शक है कि शायद उसी ने कुछ किया होगा। तब जाके सुख को लगता है कि क्या वहाँ पे कोई लड़की भी थी, क्या ग्रिमर ने उसे देखा था? तो एंथनी बताता है कि नहीं, ग्रिमर का नहीं पता, लेकिन हम सब लोगों ने एक साथ में घर के अंदर एंट्री करी थी और ग्रिमर किसी को भी नहीं मार सकता। सुख कहता है कि क्या तुम लोग उसे वापस मिलोगे? जहाँ पे बच्चा बता देता है कि हाँ, हम लोग ग्रिमर से वापस मिलने वाले हैं। हम लोगों ने फुटबॉल के बारे में तय किया था कि हम सब लोग एक बार मिलके वापस फुटबॉल खेलेंगे और हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं। वो सुख को वो जगह भी बता देता है जहाँ पे वो ग्रिमर से मिलने वाला था। अब सुख को बहुत सारा डाउट था ग्रिमर के ऊपर, क्योंकि एक साथ में इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स मरते जा रहे थे, तो हो सकता है ग्रिमर को किसी चीज के बारे में पता हो। जिसके बाद में सीन सीधा ग्रिमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी हालत हद से ज्यादा खराब ही लग रही थी क्योंकि जैमिन ने उसे पकड़ा था और उसके जो 2 चमचे थे और उन दोनों ने भी ग्रिमर को बहुत बुरी तरीके से मारा था। वो एंथनी से मिलता है। असल के अंदर जाने से पहले ग्रिमर ने एंथनी को एक चाबी दी थी छुपा के रखने के लिए, क्योंकि ग्रिमर को पता था कि शायद कभी भी कोई आके उसे अरेस्ट कर सकता है। तो अब एंथनी ने वापस से वो चाबी ग्रिमर को ही दे दी। अब ग्रिमर कहता है कि ये चाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट्रो की लाइफ से इंपॉर्टेंट है और अब ये शायद मेरे काम आ सकती है। तुम लोग कैसे हो, बताओ अपने बारे में। जहाँ पे बच्चे ग्रिमर से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। ये बच्चे कहते हैं कि आओ ना, तुम हमारे साथ में खेलो ना, देखो हमारे नए दोस्त भी बन गए हैं। तो पहले तो ग्रिमर मना करता है कि नहीं, उसे जाना है, उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन बच्चों की इतनी ज्यादा इंसिस्ट
करने के कारण ग्रिमर मना नहीं कर पाता और बच्चों के साथ में खेलने लग जाता है। ये सारी चीजें दूर से सुख खड़ा होकर देख ही रहा था और उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ग्रिमर खेलता खेलता गिर जाता है और उसके बाद में साइड में जाके बैठ जाता है। बच्चे उसे बुलाते हैं लेकिन ग्रिमर कहता है कि नहीं बेटा, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अब यहाँ पे जैसे सुख आता है तो वो अंदर से गन निकालने वाला था, तो ग्रिमर कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे अगर गन देखेंगे तो डर जाएंगे और उनके ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तुम्हें अगर अरेस्ट करना है तो यहाँ पे आके बैठ जाओ। जहाँ पे सुख कहता है कि तुम अपनी गन मुझे हैंड ओवर कर दो, तो ग्रिमर कहता है मेरे पास कोई गन नहीं है, मैंने आज तक कभी कोई गन रखी नहीं है। सुख कहता है मैं तुम्हें पीछे से खड़ा होकर देख रहा था, बच्चों ने तुम्हारे बारे में बताया था कि उस वक्त तुम उनके साथ में थे। तो जहाँ पे ग्रिमर कहता है कि अच्छा, अगर आपने मुझे देखा ये तो बताइए आखिर आप क्या जानना चाहते हैं और क्या आपको लगता है कि मैंने उसे मारा है? ये हालत देखिए पहले मेरी। जिसके बाद में सुख ग्रिमर के पास ही जाके बैठ जाता है और अपनी हालत दिखाता है, अपने नाखून वगैरह दिखाता है। सुख को भी विश्वास नहीं होता कि ग्रिमर की खुद की इतनी बुरी हालत थी, जैमन ने और बाकी लोगों ने भी उसे मारा है, जैमन किसी गलत चीज के अंदर फंसा हुआ है। खैर ग्रिमर को भी इस बात में पता चल ही गया था क्योंकि वो भी पेट्रोव के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहता था और उसे भी सारी डिटेल्स चाहिए थी, चाबी वगैरह चाहिए थी। सुख को समझ में आ गया था कि ग्रिमर कोई गलत इंसान नहीं है, लेकिन सुख उसे जाने से पहले कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम इस शहर को छोड़ के नहीं जाओगे। ग्रिमर कहता है कि बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाऊंगा और सुख उससे डिटेल भी ले लेता है कि आखिर वो कहाँ पे रुका हुआ है। ग्रिमर जाने से पहले सुख को वही चाबी दे देता है जिसके अंदर पेट्रोव से रिलेटेड कई सारी चीजें रखी हुई थी। कह सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट रखा हुआ था जो कि किंडरहाइम के अंदर हुआ था। सीन जिसके बाद में अब शिफ्ट हो जाता है उसी स्ट्रीट के ऊपर जो कि एक ब्रिज था और साथ ही में 3 फ्रॉग भी थे। हम यहाँ पे तेनमा को देखते हैं। तेनमा यहाँ पे रहने वाले एक आदमी से पूछता है इस ब्रिज और इस 3 फ्रॉग के बारे में, जहाँ पे आदमी बताता है कि यहाँ पे काफी साल पहले एक आग लग गई थी, यहाँ पे एक लेडी रहा करती थी, छोटा सा बच्चा भी रहा करता था। वो लेडी कहीं पे चली गई थी और बच्चा अकेला था, जरूर उसने खाना बनाने की कोशिश करी होगी और तभी यहाँ पे आग लग गई होगी। तब यहाँ से सब लोग चले गए थे। तो यहाँ पे तेनमा का कहना था कि क्या उस लेडी के पास में 2 बच्चे रहा करते थे, क्या वो लड़का था, क्या वो लड़की थी? तो ये आदमी कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है कि बहुत पुरानी बात है, अच्छी तरीके से तो मुझे ये नहीं याद है, लेकिन हाँ एक बच्चा जरूर रहा करता था, उसके बाद में वो जरूर चला गया होगा। तेनमा को अभी समझ में नहीं आता कि आखिर ट्विंस बच्चों में से यहाँ पे कौन रहा करता था। तो आदमी कहता है तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे कोई ट्विंस बच्चे रहा करते थे? तो तेनमा कहता है कि हाँ ये बात मुझे पहले से ही पता है। उस आग के बाद में काफी सारी चीजें बदल गई थी। तेनमा को अभी तक भी जोहान से रिलेटेड काफी सारी चीजें जाननी बाकी थी। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से सुख के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि नीना से मिलने के लिए आया था और अभी उसे केस से रिलेटेड और ज्यादा चीजें बताता है कि ग्रिमर कोई भी मर्डर नहीं है, ग्रिमर ने इवन कुछ करा ही नहीं है, वो तो बहुत इनोसेंट इंसान है, वो वहाँ पे था ही नहीं, सारे बच्चों ने बताया है मुझे। और भी वो चीजें बताने लगता है नीना को कि आखिर कितने सारे लोग इन्वॉल्व है, केस काफी ज्यादा पजल्ड होता ही जा रहा है। अभी उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है, हर कोई अलग अलग ट्विस्ट देता जा रहा है, हर कोई उसे धोखा देता जा रहा है। अगर किसी के ऊपर भरोसा करना है तो सिर्फ उसे खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ऐसा उसे ग्रिमर ने कहा है। और ग्रिमर सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। ये दोनों काफी सारी बातें कर चुके थे, अभी तक भी नीना अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है, इवन उसे अपना नाम तक भी नहीं बताती है। ये दोनों उस बार से बाहर आ जाते हैं। अभी भी सुख उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, अपनी मदर, अपने फादर के बारे में कि कोई टीचर है, उसके फादर भी कुछ ना कुछ करते हैं। जहाँ पे नीना पूछ ही लेती है कि आखिर तुम डिटेक्टिव क्यों बने, जहाँ पे सुख बताता है कि उसे बचपन से ड्रामा वगैरह देखने का बहुत ज्यादा शौक था और उसे बस जानना था कि लोग आखिर कैसे किसी सस्पेक्ट को पकड़ पाते हैं और बस इन्हीं चीजों के कारण वो एक डिटेक्टिव बन गया। इस बात को सुन के नीना हंसने लगती है। सुख उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, थोड़ा बहुत ब्लश करने लग जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। तभी यहाँ पे सुख थोड़ा सा एम्बेरेस हो जाता है क्योंकि पीछे उसे कपल दिखाई देता है जो कि थोड़ा इंटीमेट हो रहा था, किसिंग वगैरह कर रहा था और वो यहाँ से जाने लगता है। फाइनली नीना अपना नाम बता देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पे क्योंकि नीना ने अपना नाम नीना नहीं बल्कि आना बताया था जो कि वो बिल्कुल यूज नहीं करती है। सुख इस नाम को सुन के बहुत ज्यादा खुश था और कहता है, और फिर यहाँ से नीना जाने लगती है और कहती है कि हम जरूर मिलेंगे। सुख उसे रोकना चाहता भी था लेकिन नहीं रोक पाता है। इतनी देर में तो नीना यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सैड दिखाई देती है। वो जिस अपार्टमेंट के अंदर जाती है वहाँ पे वो सबको ग्रीट करती है और सब उसे रिटर्न के अंदर आना नाम से ग्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि नीना ने यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी आना नाम से बता रखी है। अपार्टमेंट के अंदर जाती है, काफी सारा सामान वगैरह रखा हुआ था, मेकअप का रखा हुआ था, बेसिन में जाती है, खुद का फेस वॉश करती है और तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि भाई ये तो नीना वगैरह नहीं है बल्कि जोहान है। उसने खुद का मेकअप वगैरह सब कुछ उतारा तब पता चलता है कि ये तो नीना के भेस के अंदर जोहान घूम रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें पता लगाने के लिए आया था। है तो हालांकि उसी के बचपन की चीजें चल रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है। ये तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलता जाएगा। और फंस गया बेचारा सुख क्योंकि वो इतने दिनों से जिस लड़की के पीछे पागल हो रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़का है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि जो सुख था वो एक लड़की से मिला करता था, उसे सारी चीजें इन्फॉर्म किया करता था और इसी के साथ में उसके जो सीनियर ऑफिसर थे वो भी मारे गए थे। लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर लास्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस के बारे में पता चला कि जो लड़की उससे बार बार में मिला करती थी यानी कि आना, वो आना असल के अंदर नहीं थी बल्कि योहान था। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 45 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अब एक सीनियर ऑफिसर नया आ गया है, उसी के साथ में वो 5 मेंबर्स को लेकर आया है, एक नई टीम, और अब इन सबको मिलके जितने भी प्रीवियस कत्ल हुए हैं उन सबका इन्वेस्टिगेशन करना था। सुख इन सारी लोगों से जुड़ा हुआ था, इसी के कारण सुख को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम तो जेमन के साथ में काम किया करते थे और तुम्हें पता था कि अच्छी तरीके से कि जेमन आखिर किस चीज के ऊपर काम कर रहा था, और उसके बाद वाले जो ऑफिसर थे उन लोगों ने भी तुमसे बात करी थी। तो आखिर उन सब लोगों की डेथ कैसे हुई, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो सुख कहता है कि नहीं अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब सुख यहाँ से चला जाता है तो उसके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि ये लड़का थोड़ा सा सस्पेक्टेड है, इसके
ऊपर काफी सारा शक हो सकता है क्योंकि जिन जिन भी लोगों से मिला है उन सारे लोगों की मौत हो गई है। किसी 2 लोगों के बारे में इसने बताया है और जो 2 लोग इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो 2 लोग भी मारे गए हैं। तो ये सीनियर ऑफिसर सुख के पीछे कुछ लोगों को लगवा देता है ताकि लोग इसके बारे में जानकारी रख सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुख ग्रिमर से आके मिलता है। ये लोग दोनों ही एक बिल्कुल पब्लिक एरिया में आके मिलते हैं। ग्रिमर को इस चीज से डर नहीं लग रहा था लेकिन सुख को लग रहा था। कहीं ना कहीं ग्रिमर को ऐसा लगता है कि सुख अपने ऑफिसर से झूठ बोल के यहाँ पे आया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुख इन चीजों को लेकर बिल्कुल नॉर्मल था। उसका कहना था कि वो इन सारी चीजों की रिपोर्ट बाद में जाके दे देगा। साथ ही में सुख ग्रिमर को ये भी इन्फॉर्म करता है कि अभी कई सारे लोगों की नजर उस पर बनी हुई है। जैसा कि अभी नया ऑफिसर यहाँ पे आया है तो वो सोच रहा है कि ग्रिमर ने कोई ना कोई तो कत्ल किया है और अभी भी वो शक के दायरे में है, कभी भी वो अरेस्ट हो सकता है। लेकिन ग्रिमर को इन चीजों से भी डर नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पे एक ऑफिसर था जो कि अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि सुख यहाँ पे चोरी छुपे आके ग्रिमर से मिल रहा है। जरूर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है। जहाँ पे ग्रिमर ये चीजों को देख लेता है और सुख को कहता है कि तुम इधर उधर देखना मत, मुझे साइड में एक आदमी दिखा है जो कि हमारे ऊपर नजर बनाए बैठा है। सुख को भी बहुत अजीब चीजें लगती है और वो देख पाता है कि हाँ उसके ऊपर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे क्योंकि इन्हें पेट्रो की दी हुई चाबी से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकालना था और उसके बाद में सुनना था। तभी यहाँ पे ग्रिमर के सामने एक तरीके का फ्लैशबैक आता है, या कह सकते हैं कि एक इंसान आता है जहाँ पे उसे योहान दिखाई देता है। लेकिन वो इधर उधर देखता तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे इन सब के ऊपर नजर बनाने के लिए पहले से योहान बैठा था। यानी कि चाहे फिर वो पुलिस वाले हो, ग्रिमर हो, सुख हो, सबको वो साइड से देख रहा था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सुख और ग्रिमर दोनों ही बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। सुख यहाँ पे अपनी आईडी दिखाता है, पुलिस ऑफिसर बताता है खुद को। खैर वो था भी पुलिस ऑफिसर और यहाँ पे कहता है कि वो पेट्रो के बैंक को खोलना चाहता है, उसके अंदर रखी हुई चीज को, क्योंकि उसके पास में चाबी है। बैंक ऑफिसर इन दोनों को एक सेफ जगह पे ले जाता है। ये दोनों ही मिलके उस केस को खोलते हैं जिसके अंदर कुछ कागज वगैरह थे एक्सपेरिमेंट की और साथ ही में एक कैसेट भी था। यहाँ पे एक आदमी बोलता है इन दोनों को कि आप लोग जाके उस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से बैठ के वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख सकते हैं। ये दोनों चले जाते हैं। उसके बाद में उस कैसेट को प्ले करते हैं जहाँ पे पता चलता है कि मॉन्स्टर यानी कि जो छोटा सा बच्चा योहान था उसके ऊपर इस वक्त ड्रग्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यानी कि उसको ड्रग्स दिए गए थे। उसके बाद उसे पूछा जा रहा था तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। वो बच्चा नशे में था फिर भी बहुत एक्यूरेट जवाब दे रहा था। उसे उसके फादर के बारे में पूछा जाता है लेकिन फादर के बारे में नहीं पता था। माँ के बारे में कहा जाता है तो वो कहता है कि हाँ मेरी माँ जिंदा हो सकती है। उसे सिर्फ एक ही इंसान का नाम याद था जो कि सिर्फ आना थी, जो कि उसकी बहन हुआ करती थी। और इसी के साथ में 3 फ्रॉग, एक ब्रिज, इन सब के बारे में भी उसे अच्छी तरीके से याद था। जो इन्वेस्टिगेटर योहान से चीजें पूछ रहा था वो कहता है कि क्या तुमने लोगों को मारा है, तो योहान कहता है कि हाँ मैंने बहुत लोगों को मारा है। ये सारी चीजें सुन सुनकर ग्रिमर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसी चीजें सुनी नहीं जा रही है और कहीं ना कहीं वो अपने पुराने ख्यालातों में चला जाता है कि जैसे वो भी किंडरहाइम के अंदर पढ़ा करता था। और किंडरहाइम की इन सारी बातों को सुन के वो एकदम से चोक हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और उस वॉइस नोट को रोक देता है। अब यहाँ पे सुख और ग्रिमर का कहना था कि हम दोनों फंस चुके हैं, हम दोनों को आगे जाके ये चीजें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। सुख का पूछना भी था ग्रिमर से कि क्या वो ठीक तो है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों दिख रही है। लेकिन ग्रिमर कहीं ना कहीं अपने पुराने ख्यालातों में चला जाता है जहाँ से ये दोनों बाहर निकलने लगते हैं। और इन्हें लग रहा था कि काफी सारे लोग इस कैसेट के पीछे पड़े हैं, इसे खरीदना चाहते हैं। हालांकि इस कैसेट के अंदर ज्यादा कोई चीजें है नहीं, लेकिन फिर भी आखिर लोग इसे खरीदना क्यों चाहते हैं। जहाँ पे साफ पता चलता है कि ग्रिमर और सुख दोनों को ही इस कैसेट को संभाल के रखना पड़ेगा। सुख इस वक्त इस कैसेट को अपने पास में रख लेता है और ये दोनों अलग अलग होकर इस जगह से निकल जाते हैं। काफी सारे लोग इनका पीछा भी कर रहे थे। ग्रिमर यहाँ से अपने घर की तरफ जाता है और जाने से पहले उसे 2 ऑफिसर अपने घर पे मिलते हैं। यहाँ से सुख अपने घर की तरफ चला जाता है और सुख जैसे अपने घर पे पहुंचा तो वहाँ पे पहले से 2 ऑफिसर तैनात थे जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खड़े थे। और यहाँ पे ग्रिमर को लग रहा था कि जैसे सुख के साथ में कुछ भी बुरा हो सकता है, इसी के कारण वो मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुख के सामने 2 ऑफिसर खड़े थे और कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, हमें तुम्हारे ऊपर शक है। और इसी के साथ में एक पिक्चर भी दिखाते हैं। सुख मना कर देता है कि नहीं, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये दोनों लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारी बैंक डिटेल्स देखी, तुम्हारे अकाउंट के अंदर इतने सारे पैसे कहाँ से आए। सुख कहता है कि क्या मेरे अकाउंट के अंदर पैसे कहाँ से आ सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों ऑफिसर कहते हैं सुख को कि तुम्हारी माँ काफी टाइम से बीमार थी और तुम कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तुम किसी न किसी गैंग के साथ में मिले थे, तुम किसी सीक्रेट पुलिस के साथ में मिले थे। सुख को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ये दोनों लोग जाके सुख के घर की तलाशी लेने लगते हैं। इस वक्त इन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही देर बाद के अंदर इन्हें वही विस्की बॉम्ब मिलते हैं, यानी कि एक तरह की चॉकलेट्स मिलती है। सुख कहता है कि नहीं, ये मेरी नहीं है और मेरे घर में कहाँ से आई मुझे ये भी नहीं पता है। ओवरऑल सुख के घर के अंदर अगर एविडेंस मिले हैं तो सुख के पास में कोई चीज थी ही नहीं खुद को सही प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे ग्रिमर भी टेंशन के अंदर भागता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे ये ऑफिसर्स कहते हैं कि सुख तुम्हें हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। सुख यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंट था क्योंकि उसके पास में कैसेट थी और वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए थी। इसी कारण वो अपने कमरे में आता है, शांति से बैठता है 2 मिनट और सोचने लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो अगर ऑफिसर्स को बताएगा तो ऑफिसर्स उसकी बात मानेंगे। और तभी यहाँ पे ग्रिमर भागता हुआ आता है। सुख को इस वक्त कुछ स्मेल आने लगती है, तभी वो दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस वक्त जब ग्रिमर सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा था तो उसे वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की दिखाई देती है जो सीधी सीधी जा रही थी। अब गाइस ये आना नहीं है, ये गाइस योहान है जो कि ऊपर कत्लेआम मचाकर आया था। अब यहाँ पे ग्रिमर एक तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे सुख की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो ऊपर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि सुख तो बीच में खड़ा है, लेकिन जो 2 ऑफिसर्स थे उन दोनों को मार दिया गया है। असल के अंदर सुख ने भी नहीं देखा था कि इन दोनों को किसने मारा था। तब तक तो वो लड़की यहाँ से जा चुकी थी, कह सकते कि योहान यहाँ से जा चुका था। ओवरऑल साफ साफ था कि सुख के ऊपर इल्जाम लग गया है
है इन दोनों ऑफिसर्स को मारने का। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 46 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तेनमा को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ रहा था। तभी यहाँ का एक लाइब्रेरियन आता है, कह सकते काम करने वाला आदमी आता है, जो कि तेनमा को कहता है कि तुम काफी देर से कुछ चीजें पढ़ रहे हो, आखिर तुम्हें किस आर्टिकल के बारे में जानना है। तेनमा बताता भी है कि आखिर उसे किस तरीके के लोगों के बारे में जानना है। जहाँ भी आदमी कहता है कि काफी सालों पहले मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी थी, साथ ही में कुछ इंटरव्यू वगैरह लिए थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। काश मैं वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तो शायद मेरी मौत भी हो सकती थी। मैं तो बहुत मुश्किल से गया, मैं लाइफ में वहाँ पे कभी भी नहीं जाऊंगा। इसी के साथ में वो तेनमा को सुख की स्टोरी के बारे में बताता है कि आजकल न्यूज के अंदर ही बहुत ज्यादा चल रहा है एक ऐसा ऑफिसर जिसने पहले 2 ऑफिसर्स के बारे में पता लगाया कि वो दोनों फ्रॉड थे, उसके बाद में अगले 2 ऑफिसर्स को जान से मार दिया, वो भी विस्की बॉम्ब की गोलियां देके। जैसे ही तेनमा ये चीज सुनता है कि इस ऑफिसर ने किसी को विस्की बॉम्ब की गोलियां देके मारा है, तो एकदम से तेनमा अपने पास्ट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे गाइस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के एपिसोड देखे थे ना कि छोटे से योहान ने बड़े बड़े डॉक्टर्स को विस्की की जहरीली गोलियां देके मारी थी। तो वैसे ही सेम सीन यहाँ पे भी हुआ था। तो तेनमा को तो साफ पता था कि भाई ये पुलिस ऑफिसर तो करप्ट कभी भी नहीं हो सकता था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब योहान सीधा सुख की मॉम के हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे उसकी मॉम के रूम नंबर के बारे में पूछने लगता है। अब जैसा कि सुख एक कल्प्रिट बन चुका था, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए थे उसकी मॉम के हॉस्पिटल के यहाँ पे कि जरूर सुख यहाँ पे आएगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तब तेनमा को बताया जाता है कि उस लेडी से बात करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लेडी थोड़ी सी पागल है, मेंटल डिस्टर्ब है, तो वो तुम्हें जवाब नहीं दे पाएगी। तो भी तेनमा अंदर चला जाता है, उसकी मॉम से बात करता है, तो पता चलता है कि सुख की मॉम तो यहाँ पे तेनमा को सुख समझ रही है और कहती है कि काफी टाइम बाद आए बेटा, तुम्हारी तबियत तो ठीक है ना, तुम मेरे पास ही रहो। और मॉन्स्टर का नाम, उसके पास कोई नाम नहीं था, ऐसी पागलों जैसी बातें करने लगती है। तो तेनमा को लगता है कि शायद सुख की माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो तेनमा को ही सुख समझ रही है, तो फिर आखिर बात करके भी क्या होगा। तो तेनमा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि सुख ने जाने से पहले अपनी वो जो कैसेट थी जिसके अंदर योहान का इंटरव्यू रिकॉर्ड था, उसको अपनी पागल माँ के पास दे दिया था, क्योंकि सबको पता था कि उसके पास तो कोई जाएगा नहीं। और उसकी माँ वही चीज अपने कान में लगा के सुन रही थी कि एक मॉन्स्टर है जिसके पास अपना नाम नहीं है, वो बेनाम मॉन्स्टर है, उसने खुद ही की आत्मा को खा लिया था। यानी कि वो चीजें जो कि गाइस हमने कुछ एपिसोड्स पहले एक स्टोरी देखी थी। जिसके बाद हम यहाँ पे ग्रिमर और सुख दोनों को देखते हैं। ये दोनों ही एक सीक्रेट जगह पे पहुंच गए थे। सुख यहाँ पे बचपन के अंदर आया था और बचपन के अंदर यहाँ पे खेला भी करता था। ग्रिमर जितनी भी जरूरत के सामान थी वो सारे ले आते हैं। सुख बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे ग्रिमर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास में मैं इतना बड़ा एविडेंस हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने किसी को भी नहीं मारा था। लेकिन सुख बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत ज्यादा परेशान था। ग्रिमर उसे हौसला बंधाने की कोशिश करता है। तब सुख खड़ा होता है और इस टेबल के बारे में कहता है कि देखो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ करता था, सब लोगों के सामने खेला करता था, मुझे तभी डिटेक्टिव बनने के बारे में लगा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे निकलेगी, क्या मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? और तभी यहाँ पे सुख जैसे आगे बढ़ता है विंडो की तरफ जाने के लिए, उसे गोली पड़ जाती है सीधा एक शोल्डर पे। ग्रिमर देखता ही रह जाता है और सुख की तरफ चिल्लाता रहता है। वो जैसे जैसे सुख को पीछे खींचने लगता है और टेबल के पीछे लाने लगता है, तब यहाँ पे कुछ न कुछ आवाजें आने लगती है। ग्रिमर सुख के जैकेट के अंदर से एक बंदूक निकाल लेता है। पता चलता है कि इनका दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जो कि टेप कैसेट मांग रहा था। ये वही टेप कैसेट थी जो कि जोहान के इंटरव्यू की टेप कैसेट थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ज्यादा मॉन्स्टर्स बनाने के लिए। यहाँ पे ग्रिमर बात समझ चुका था, इसी के कारण वो सबसे पहले दरवाजा बंद करता है, गोलियां चलाता है और उसके आगे टेबल लगा देता है ताकि कोई खोले ना। अब यहाँ पे इसी वक्त सुख को ऑलमोस्ट एक गोली और पड़ चुकी थी, जो कि पैर में थी। और कुछ ही देर के अंदर जब तक ग्रिमर उसे हौसला बनाता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम्हें खींचने वाला हूँ, और कोने के अंदर ग्रिमर बैठा था, तब तक सुख को एक गोली और लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था साफ तरीके से कि इन्हें कोई बाहर से देख रहा है। यहाँ पे ग्रिमर इधर उधर देख रहा था, एक तरफ सुख चिल्ला रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन सुख को पता था कि ग्रिमर उसे नहीं बचा पाएगा। इसी कारण वो ग्रिमर को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, एटलीस्ट तुम अपनी जान बचाओ। ग्रिमर कहता है प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं सारी चीजें कर लूंगा, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लेकिन सुख था कि समझने को तैयार ही नहीं था। ग्रिमर को सुनाई देता है कि इनके कमरे के ऊपर भी काफी सारे लोग आ गए हैं, जो कि अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों को मार के वो लोग लंच वगैरह करने के लिए जाएंगे। ग्रिमर बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। खुद का सर पकड़ लेता है, बाल नोचने लगता है। और तभी हम सीन देख पाते हैं कि एक स्नाइपर जो कि बहुत दूर बैठा है और उसी ने सुख को 3 बार शूट करा था, उसके पीछे तेनमा आ जाता है। तेनमा उसे बात करने की कोशिश करता है कि भाई आखिर तू उसे शूट क्यों कर रहा है? तो याद में कहता है कि इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे काम दिया गया है, मैं तो यही काम करूंगा, तू चला जा नहीं तो तुझे भी मारूंगा। तेनमा उससे और कुछ पूछता तो इससे पहले ही यह आदमी तेनमा को कुछ न कुछ उल्टा सीधा कह देता है। तो तेनमा इसके सर पे एक स्ट्रोक मार के इसको यहीं पे बेहोश कर देता है और उसके बाद में इस अबैंडन से बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है। तेनमा अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी का हाथ बाहर आया हुआ था, खून वून था। जैसे दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे अकेला ग्रिमर खड़ा था, जो कि स्माइल कर रहा था, और नीचे काफी सारे लोग गिरे हुए थे जिन्हें खून खराबा मच रखा था, उन पे गोलियां वगैरह चल रही थी। तेनमा और ग्रिमर एक दूसरे से पहले भी मिल चुके थे, जैसा कि हमने ट्रेन वाला सीन देखा था। यहाँ पे तेनमा पूछता है ओ माय गॉड आखिर ये किसने किया है? जहाँ पे ग्रिमर उसे इन्फॉर्म करता है कि ये सब कुछ मैग्निफिसेंट ने किया है। अब असल के अंदर ग्रिमर का ये एक तरीके का कह सकते हैं भ्रम था, या फिर कह सकते हैं कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी थी। तब वो नीचे शांति से बैठ जाता है और ग्रिमर सबसे पहले तेनमा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस आदमी की जान बचा लो, ये बहुत ज्यादा दर्द में है और तुम एक डॉक्टर हो और प्लीज इसकी जान बचा लो। जिसके बाद में तेनमा कहीं ना कहीं सुख का इलाज करना शुरू करता है और खुद के बारे में
बताना शुरू करता है कि कैसे बचपन के अंदर एक सीरियल आया करता था जो कि मैग्निफिसेंट का था। उसके अंदर उसकी एक दूसरी पर्सनैलिटी हो जाती थी। अगर कोई भी इंसान परेशान हो जाता था तो खुद की दूसरी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के सबसे लड़ झगड़ के एकदम स्ट्रांगली बाहर आ जाता था। तो आज इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर भी ग्रिमर इस सिचुएशन से बाहर निकल गया, खुद की दूसरी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के। अब तक तेनमा ने कई सारे लोगों का इलाज कर दिया था। सबसे पहले तो सुक को अच्छे खासा फर्स्ट एड दिया था ताकि उसकी जान बच जाए, और उसके बाद में वो ग्रिमर को कहता है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाओ, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे, और उसके बाद में जाके एविडेंस दो कि यहाँ पे तुमने ही ये सब कुछ किया है, और हो सके तो अपनी जान बचा के यहाँ से चले जाना। ग्रिमर को अच्छी तरीके से पता था कि तेनमा भी इस केस के अंदर फंसा हुआ है योहान के चक्कर में, और वो विस्की वाली बॉम्ब की गोलियों के चक्कर में, क्योंकि कहीं ना कहीं तेनमा भी योहान को ही ढूंढ रहा है। इसके बाद में जो एम्बुलेंस आती है वो सारे लोग आपस में बात करते हैं कि जिसने भी इनका फर्स्ट एड किया है बहुत ही परफेक्ट वाला फर्स्ट एड हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जो तेनमा था वो ग्रिमर के घर पे ही आ गया था, या फिर कह सकते हैं कि होटल के अंदर आ गया था। ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि ग्रिमर और कोई नहीं बल्कि किंडरहाइम का ही एक स्टूडेंट हुआ करता था। किंडरहाइम 511 का स्टूडेंट, और वो योहान के साथ में ही था। उस वक्त उसका भी माइंड वॉश किया गया था, पूरी तरीके से उसको भी बदल दिया गया था, उसे अलग अलग तरह के काम सिखाए गए थे। ग्रिमर बचपन के अंदर था, बच्चा था छोटा सा, उसे ये सब काम नहीं पसंद था, फिर भी उसे ये सारे काम करने पड़े थे। जब तेनमा ये बातें सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं, वो और भी चीजें पूछने लगता है, और ग्रिमर बताता है कि वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, एक स्पाई का काम सिखाया जाता था। तो तेनमा कहता है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद आता था? तो ग्रिमर कहता है कि नहीं, मुझे इसमें से कोई भी काम पसंद नहीं था, सिर्फ एक काम जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल था वो काम था स्माइल करना। क्योंकि गाइस हमने जब तक भी ग्रिमर को देखा है तब तक हमेशा से वो स्माइल करता हुआ आ रहा है, और उसके लिए स्माइल करना एक बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं थी, उसे बहुत ही बेकार चीज लगती थी ये। लेकिन जब से वो स्पाई बना, उल्टी सीधी चीजें सीखने लगा, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने लगा, तो उसके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के एपिसोड 47 की शुरुआत में हम आना को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से चल रही थी। उसे जो भी ग्रीट कर रहा था, एक अंकल एक आंटी, वो उसे जवाब नहीं देती है और सीधा आगे निकल जाती है। तभी हम यहाँ पे डेटर को देखते हैं और वो आना को कहता है कि नीना मैंने हर जगह देख लिया लेकिन यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं है। अब गाइस हम लोगों को पता है कि डेटर के साथ में आना नहीं बल्कि नीना है, यानी कि जो असली नीना लिबर्ट है वो थी, और अब तक जो घूम रहा था वो तो योहान था। तो यहाँ पे नीना डेटर को बताती है कि न जाने कैसे लेकिन यहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ तेनमा और ग्रिमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों ही सुख से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे, लेकिन इन लोगों को तब बहुत ज्यादा शॉक लगता है जब यहाँ पे एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सुख के ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हुए थे कि उसने कई सारे लोगों को मार दिया है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए। इसी के कारण ये दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे 6 लोग भी मरे थे, साथ ही में एक सुख नाम का आदमी भी एडमिट था, कि आप उसके बारे में डिटेल्स बता सकती है। लेकिन नर्स यहाँ पे साफ मना कर देती है कि जो भी 6 लोग एडमिटेड थे वो लोग तो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम सुख नहीं था। इसका मतलब है कि सुख को आखिर कहीं कोई ले गया है। ग्रिमर और तेनमा जब दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो तेनमा का पूछना था कि आखिर उस टेप और उस पेपर्स के अंदर क्या है और उन्हें कौन लोग पाना चाहते हैं, जहाँ पे ग्रिमर उसे इन्फॉर्म करता है कि अच्छी तरीके से मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सीक्रेट पुलिस वाले ऑफिसर्स हैं, जरूर वो इसे पाना चाहते हैं। तेनमा का पूछना था कि आखिर उस टेप के अंदर क्या है, क्या तुमने कभी सुना है, और वो टेप इस वक्त कहाँ पर है? तो ग्रिमर मना कर देता है कि नहीं, अभी के लिए तो वो मेरे पास में नहीं है और बिल्कुल सेफ जगह पे है। तेनमा को लगता है कि शायद यही वजह थी कि सुख के ऊपर अटैक हुआ उस टेप को लेने के चक्कर में। ग्रिमर बताता है कि उस टेप के अंदर ऐसा डेटा है जो कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। ग्रिमर ने भी उस टेप को अच्छी तरीके से सुना था, तो बताता है कि उस टेप के अंदर एक बच्चे की रिकॉर्डिंग है, जैसे कि उससे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो, उसे ड्रग्स दी की सारी चीजें बुलवाई गई थी। उस बच्चे का नाम पूछने पे वो बच्चा अपना नाम योहान बताता है। तभी ये दोनों जब बात कर रहे थे तो इनके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ग्रिमर को समझ में आ गया था कि जो बंदा इन दोनों को लेने के लिए आया है उसी के पास में सुख होगा, इसी के कारण वो पहले सुख के बारे में कहता है, लेकिन ये बंदा इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये दोनों ही एक जगह पे उतरते हैं जो कि एक तरीके का रेस्टोरेंट था। यहाँ पे एक आदमी पहले से इन दोनों का वेट कर रहा था। गाइस इस आदमी की पिक्चर हमने लास्ट एपिसोड में भी देखी थी, जब सुख को पिक्चर्स दिखाई गई थी और पूछा गया था कि तुम इस आदमी को जानते हो या नहीं जानते हो। यह आदमी वही था। यह आदमी एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर था। इस आदमी का नाम रांकी है। रांकी अपने पुलिस ऑफिसर के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन ग्रिमर को इन सब बातों में इंटरेस्ट छोड़कर सुख के बारे में जानना था। रांकी के अकॉर्डिंग सुख बिल्कुल सेफ है, लेकिन ग्रिमर के अकॉर्डिंग ये सारे लोग क्रिमिनल है। लेकिन रांकी मना करता है कि उसकी कम्युनिटी ने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। लेकिन ग्रिमर को आइडिया था कि वो एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की वो इसी चेकोस्लोवाकिया पुलिस के अंदर काम किया करती है और वो न जाने कितने लोगों को मार रही है। तो यहाँ पे रांकी साफ मना कर देता है कि हाँ उस लड़की के बारे में मैंने भी सुना है, लेकिन वो हमारे साथ में काम नहीं करती है। अब यहाँ पे रांकी अपनी डील रखना शुरू करता है कि जर्मनी में उसका एक फ्रेंड है और उसे वो ये टेप देना चाहता है। ये सब लोग मिलकर पेट्रोव के पास में भी गए थे, लेकिन पेट्रोव ने कभी भी इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया था। ग्रिमर को आइडिया लग गया था कि इस डील के अंदर बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है। रांकी के अकॉर्डिंग इस टेप के बदले में ये लोग सुख को लौटा देंगे, लेकिन ग्रिमर ने कहा कि उसके पास ना तो टेप अवेलेबल है ना ही डेटा अवेलेबल है। वैसे ही वो बहुत खतरनाक टेप थी और अगर वो किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत ज्यादा वायलेंस फैल जाएगा। अब यहाँ पे ग्रिमर खुद ही के बारे में बता देता है कि वो सच में एक बहुत ही बेकार डिस्क है, क्योंकि वो खुद भी 511 किंडरहाइम से बिलोंग करता है। ग्रिमर अपने बारे में सब कुछ बताता है कि जब वो वहाँ था तो लगभग 14-15 साल का था, अब उसे 30 साल ज्यादा हो चुके हैं। रांकी के अकॉर्डिंग 1963 के अंदर ग्रिमर को वहीं पे होना चाहिए था। इस वक्त ग्रिमर को इतनी अच्छी
अच्छी तरीके से तो याद नहीं था, लेकिन उसे ये जरूर याद है कि वहाँ पे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिससे कि बच्चों की मेमोरीज को पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया था। रांकी जिसके बाद खुद की पॉकेट से एक पिक्चर निकालता है और अपनी भांजी के बारे में पूछता है। रांकी उस वक्त भी एक पुलिस ऑफिसर का ही काम किया करता था। रांकी की एक बहन थी और उसकी शादी से ही बच्चा हुआ। बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में उस कपल को गोली मार दी गई और फिर ये बच्चा बिल्कुल भटक गया। रांकी ने खुद ने इस बच्चे को किंडरहाइम के अंदर डाला था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट उसे नहीं मिला, यानी कि जैसे कि नॉर्मल एनवायरनमेंट होते हैं वैसे। लेकिन ग्रिमर को तो अपने बचपन की कोई भी मेमोरी याद ही नहीं थी। तन्मा को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जो बिहेवियर उसके भांजे के साथ में भी हुआ होगा वो बाकी बच्चों के साथ में भी हुआ होगा, तो आखिर इस तरीके की डेटा को कैसे खरीद सकता है। लेकिन रांकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इस वक्त बिजनेस डील करनी थी। सुख के बदले टेप ग्रिमर और तन्मा को यहाँ से भेज दिया जाता है इस एक्सपेक्टेशन से कि ये दोनों हाँ ही करेंगे। इन दोनों को टेंशन हो रही थी कि आखिर अब ये लोग क्या करेंगे, क्या इन लोगों को टेप हैंडओवर कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। तभी ग्रिमर जैसे ही दरवाजा खोलता है कार का तो उसमें से एक बटरफ्लाई निकलती है और देखते ही देखते ग्रिमर को काफी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। कह सकते हैं कि एक लाइफ का छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा फ्लैशबैक उसे आने लगता है और वो भागता हुआ अंदर चला जाता है। रांकी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तब ग्रिमर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि बचपन में उसे कोको बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था। जब ये लोग बीमार हुआ करते थे तो इन लोगों को कोको दिया जाता था। इन लोगों को अपने बारे में ज्यादा याद नहीं रहा करता था, बल्कि इनकी मेमोरीज गायब होने लगी थी। तो ये अपने बारे में सब कुछ अपने दोस्तों को बताया करते थे ताकि एटलीस्ट उनको तो थोड़ी बहुत यादें याद रहे। ग्रिमर बताने लगता है कि उस लड़के को कोको बहुत ज्यादा पसंद था, इंसेक्ट बहुत ज्यादा पसंद थी, ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद थी। वो बताता था कि उसका सबसे अच्छा दिन उसके माँ बाप के साथ था जब वो जंगल घूमने गया था। इन सारी बातों से पता चल गया था कि रांकी जिस छोटे से बच्चे के बारे में बात कर रहा है ग्रिमर उसी का दोस्त हुआ करता था। उस बच्चे का नाम अडोल्फ था। रांकी कहीं ना कहीं इमोशनल हो गया था कि हो सकता है शायद उसके भांजे के बारे में उसे अभी पता चल जाए। जिसके बाद भी हम नीना को देखते हैं। बहुत छोटी सी बचपन की नीना दिखाई गई है और वो सबको कह रही थी वेलकम बैक। तभी यहाँ पे कुछ और फ्लैशबैक्स भी आते हैं। एक ग्लास का टूटना, पुलिस वालों का आना, एक रोज का दिखना, किसी के हाथ पे लगना, एक आदमी जो कि बच्चों को कह रहा है कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों को हिप्नोटाइज करने वाला हो। एक मॉन्स्टर जो कि एक बच्चे को खा रहा है, साथ ही में एक लेडी जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और 3 मेंढक। ये तीनों मेंढक एक ही लाइन कहते हैं वेलकम बैक होम। असल के अंदर ये सारी चीजें नीना की थी और ये सब नीना के फ्लैशबैक थे। नीना का कहना था कि वो इस जगह पे पहले भी आई है, वो इस जगह को जानती है, इन 3 मेंढकों को भी जानती है। नीना को ये सारी चीजें आधी आधी जानी हुई लग रही थी। क्यूरियोसिटी के अंदर आके वो उस दरवाजे को खोल देती है। अंदर आने के बाद उसे सीढ़ियां दिखाई देती है और वो भी बहुत जानी पहचानी थी। जिसके बाद में सीनिया ग्रिमर और तन्मा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तन्मा उन्हीं कैसेट के बारे में सोच रहा था और ग्रिमर का कहना था कि तुम्हारा तो उसे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों कुछ और बात कर पाते उससे पहले ही रांकी यहाँ पे पहुंच जाता है ग्रिमर से वापस से उसका डिसीजन जानने के लिए। ग्रिमर का डिसीजन ये था कि वो ना तो टेप हैंडओवर करेगा ना ही कोई डेटा देगा। रांकी का कहना था कि क्या तुम्हें सुख से कोई लेना देना नहीं है अगर हम उसे कुछ भी कर देते हैं तो। जहाँ पे ग्रिमर कहता है कि अगर तुमने सुख को कुछ भी किया तो मैं उस पूरे डेटा और डिस्क को गायब कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर आखिर तुम क्या करोगे। रांकी को ये डील मंजूर नहीं थी, लेकिन ग्रिमर का कहना था कि मैं एक बार तुम्हें उस टेप रिकॉर्डिंग को सुनाना चाहता हूँ। ये किसी बिजनेस के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे भांजे के लिए है और तुम्हें तो ये सुननी ही चाहिए। यहाँ पे ग्रिमर और रांकी आपस में डील कर ही रहे थे क्योंकि ग्रिमर को किसी भी तरीके का डेटा नहीं देना था और रांकी को डील करके उस डेटा को लेना था। तो यहाँ पे तन्मा चिल्लाने लगता है कि तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो और न जाने पीछे कितने लोग मर रहे होंगे। इस टेप से ऑलरेडी न जाने कितने लोगों ने एक दूसरे को जान से मार दिया है। इस टेप को पाने वाला और कोई इंसान नहीं है बल्कि वो है जिसने सभी लोगों को जान से मारा है। उसे इस टेप की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसका नाम योहान है। रांकी तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था और तन्मा कहता है कि मुझसे फालतू की बातें मत करो। असल के अंदर रांकी को सच में कुछ भी नहीं पता था। उसे बस यही पता था कि उसके दोस्त ने मॉन्स्टर की आइडेंटिटी बताई है। और अब यहाँ पे तन्मा योहान के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करता है। अब यहाँ पे रांकी भी जान गया था कि योहान भी इसी शहर के अंदर है ताकि वो अपने पास्ट के बारे में चीजें जान सके। अब यहाँ पे तन्मा का कहना था कि हो सकता है कि वो अपनी मेमोरीज मिटाने आया हो। उन लोगों के साथ में हुआ क्या था, उस फैमिली के साथ में क्या हुआ था। एक घर के अंदर 3 लोग रहा करते थे, एक लेडी और उसके 2 बच्चे। उन्हें एकदम से कोई उठा के ले गया। जिसके बाद में सीनिया नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर कुछ आवाजें सुनने लगती है। डायरेक्टर के पूछने पे नीना बताती है कि यहाँ से किसी को ले जाया जा रहा था जैसे वो मेरा भाई था। दूसरी तरफ यहाँ पे रांकी बताता है कि मेरे पास में इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी को भी किंडरहाइम के बारे में पता था तो वो किसी सीक्रेट पुलिस के एक डिपार्टमेंट में था और हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आई है। एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ एक लेफ्टिनेंट था लेकिन उसके पास में न जाने कितने लोगों को मारने की पावर्स थी, उसे सब कुछ पता था। एक छोटी सी जॉब होने के बावजूद भी उसके पास एक बंगला हुआ करता था। उसका नाम द मैन ऑफ रेड रोज मेंशन था। तन्मा का पूछना था क्या वो भी इसके अंदर था। रांकी उसका नाम फ्रांस बताता है क्योंकि ये भी नहीं पता है कि ये उसका असली नाम है या फिर पेट नेम है। असल के अंदर पेट नेम वो होता है जो कि एक्स्ट्रा नाम रखा जाता है कभी अगर असली नाम नहीं बताना होता है तो। जिसके बाद में सीनिया नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि दरवाजे पे खड़े होकर डर रही थी और कह रही थी कि मैं यहीं पे पिक्चर बुक पढ़ा करती थी। उसके सामने एक और दरवाजा था। नीना इसी दरवाजे को खोलती है और अंदर की तरफ देखने लगती है। डायरेक्टर को यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन नीना के सामने कई सारे फ्लैशबैक थे। दूसरी तरफ रांकी यहाँ पे एक पिक्चर बुक के बारे में बताता है और उसका टाइटल अ नेमलेस मॉन्स्टर था जिसके बारे में गाइस हमने पहले भी स्टोरी सुन ही ली थी। अब यहाँ पे नीना को याद आने लगता है कि मैं तो खुद इस दरवाजे के अंदर आई थी तो फिर आखिर मैंने ही मुझे कैसे देखा। नीना को लगने लगता है कि वो खुद को ग्रीट कर रही थी लेकिन असल के अंदर गाइस वो छोटी बच्ची नीना नहीं बल्कि उसका भाई योहान था जो कि लड़की बन के खड़ा था। बचपन से वो नीना के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ
हुआ करता था। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में गाइस नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 48 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को देखते हैं। अब गाइस ये आना नहीं है, ना ही नीना है, ये योहान है जो कि सुख की मॉम से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पे सुख की मॉम की तो वैसे याददाश्त बहुत गायब हुआ करती थी। योहान अपने साथ में फ्लावर्स लेके आया था और उसकी मॉम इनको देख के काफी खुश हो जाती है। अभी तक भी सुख जब नहीं आया था उनकी मॉम के सामने तो उन्हें टेंशन होने लगती है और वो कहती है कि क्या वो स्कूल से आ गया, और फिर उन्हें बाद में वापस याद आता है कि नहीं, अब तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बल्कि डिटेक्टिव बन गया है। योहान बताता है कि आपका बेटा बिल्कुल सेफ है और वो आपसे जल्दी मिलने के लिए आएगा। अब यहाँ पे सुख की जो माँ थी वो योहान को काफी सारी बातें बताने लग जाती है, क्योंकि योहान था तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली। काफी देर हो जाती है और योहान ने अब तक सुख की माँ से काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली थी, जिसके बदले में सुख की माँ कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, इसके बदले में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तो यहाँ पे योहान बातों ही बातों के अंदर से जो सुख कैसेट छोड़ के गया था उसके बारे में पूछ लेता है और सुख की माँ भी बता देती है कि ये कैसेट यहाँ पे पड़ी है। जिसके बाद में सीनिया इन तीनों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तैनमा, ग्रिमर और रांकी कार के अंदर वेट करता है और इन दोनों को डॉक्यूमेंट और कैसेट लाने के बारे में कहता है, जहाँ पे ग्रिमर पहले कह देता है कि हमारे बीच में कोई डील नहीं हुई है, बस मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब ये दोनों जाने लगते हैं, जहाँ पे ग्रिमर को अब तैनमा की भी स्टोरी समझ में आने लगती है, क्योंकि ग्रिमर ने पहले तैनमा को कहा था कि तुम्हारा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब तैनमा 10 सालों से भुगत ही रहा है एक ऐसा केस जिसके अंदर उसका बस नाम लग गया था, क्योंकि ये सारी कहानी योहान से शुरू हुई थी, तो वैसे ही वो 10 साल से परेशान है। अगर वो डेटा मिल जाएगा तो तैनमा अब जाके प्रूव कर पाएगा कि वो हमेशा से इनोसेंट था। तैनमा को भी पता था कि ग्रिमर भी बेमतलब में फंसा हुआ है और वो भी अपनी बेगुनाही बता पाएगा। ये दोनों जब आए थे तो नर्स बताती है कि सुख की मॉम आज बहुत ज्यादा खुश है। पहले वाली विजिटर भी बहुत प्यारी थी और उन्होंने तो काफी सारा टाइम भी स्पेंड किया। तो ये दोनों पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कौन आया। नर्स बताती है एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी और काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया। इन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि और कोई नहीं बल्कि आना है, और आना भी यहाँ पर है या नहीं है इन्हें कुछ आइडिया नहीं था। दोनों भागते हुए जाते हैं सुख की मॉम के पास में। सुख की मॉम कहती है कि मुझे बताया गया था कि तुम आने वाले हो, बड़ी देर से आए तुम दोनों। तैनमा आते उस टेप के बारे में पूछ लेता है। इस वक्त सुख की मॉम इशारा करती है, अच्छा हुआ कि वहाँ पे टेप तो थी। सुख की माँ कहती है कि अब तो मुझे बताओ कि आखिर सुख कैसा है। तैनमा कुछ बोल ही नहीं पाता और सुख की माँ कहती है कि वो जहाँ पर भी है मुझे बस वहाँ पे ले चलो। यहाँ पे कोई आया था जिसने मुझसे बहुत सारी बातें करी और मुझे अभी पुराना सब कुछ याद है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक मैं इसे याद कर पाऊंगी, इसी के कारण मुझे बस सुख को देखने दो। अब तक यहाँ पे रांकी भी आ चुका था और सुख की माँ की बातें भी सुन चुका था, इसी के कारण वो सुख की माँ को सुख के पास ले आता है। सुख को जैसे ही होश आता है तो उसके सामने पहले से ग्रिमर खड़ा था और ग्रिमर बताता है कि हमने पुलिस वालों से डील करी है और ये देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। सुख की मॉम सुख से बातें करने लगती है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुम मुझे कभी भी इन्फॉर्म नहीं करते। अब यहाँ पे सुख की माँ सुख से उसके बचपन से रिलेटेड कुछ मेमोरीज की बातें करने लगती है और फिर कहने लगती है कि भगवान जी मुझसे कुछ भी ले लो लेकिन सुख से रिलेटेड कोई भी मेमोरी मत लो, मैं मेरे बेटे को नहीं भूलना चाहती। अब यहाँ पे ये तीनों लोग वापस से अलग हो जाते हैं और उसी कैसेट को सुनना शुरू करते हैं। वो जो बच्चा था वो बोलने लगता है कि मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा होता जा रहा है, क्रंच क्रंच मंच मंच गबल गबल। रांकी तो आगे की स्टोरी सुन ही नहीं पाता, लेकिन ग्रिमर और तैनमा दोनों कहते हैं कि नहीं हमें सुनना होगा, आगे की सारी बातें सुननी होगी। उन सारे बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट हुए हैं और तुम्हें तो सुनना भी चाहिए, तुम्हारे भांजे के साथ में भी यही हुआ होगा। आगे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे छोटा सा योहान बोलता है कि मुझसे सब कुछ ले लो लेकिन आना की मेमोरी गायब मत करो, वही मेरी सबसे ज्यादा चहेती है, वो मेरी बहन है, वो मेरी दुनिया है, उसकी मेमोरीज मेरे लाइफ से गायब मत करना, मैं आना को नहीं भूलना चाहता। यहाँ सब लोग चौंकते जा रहे थे कि आखिर छोटा बच्चा क्या कहना चाह रहा है और एक ही दम से आवाज बदल जाती है जो कि एक यंग लड़के की आवाज थी। वो कहता है कि इससे ज्यादा तुम सुन नहीं सकते हो, बस इतना काफी था। रांकी को समझ नहीं आता कि आखिर ये किसकी आवाज है। यहाँ ग्रिमर टेंशन में आ जाता है कि इसका मतलब है कि बाकी की टेप गायब कर दी गई है, बाकी की जितनी की भी रिकॉर्डिंग थी उन सबको डिलीट कर दी गई है, यानी कि सुख की माँ से जो मिलने के लिए सुबह सुबह आया था या आई थी जो भी था उसने इस वॉइस रिकॉर्डिंग को गायब कर दिया है। और तैनमा तो पहचान जाता है कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि योहान की आवाज है। साथ ही में टेप से भी यही आवाज आती है कि अब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे कहाँ जाना है डॉक्टर तैनमा, यानी कि योहान को पता था कि तैनमा इसे सुनने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद में सीन एक पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट हो जाता है जो कि सब मिलके इंस्पेक्टर लुंगी के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनकी फैमिली उन्हें छोड़ के चली गई। लेकिन इस वक्त तो लुंगे एक वेकेशन पे गए हैं पराग के अंदर। जिसके बाद में सीन लुंगी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लुंगी पराग के अंदर था, वहाँ के रोड वगैरह को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो वेकेशन पे है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ का कुछ स्पेशल ऑर्डर करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई वो तो वेकेशन पे आया है, अपने ऑर्डर को चेंज करा के बियर में कर देता है। ये वेटर लुंगी के लिए यहाँ की लोकल बियर लेकर आता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी। जिसके बाद में हम चीफ ऑफ पुलिस को देखते हैं जो कि अपने ही पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, क्योंकि इन ऑफिसर्स के पास में किसी भी तरीके का अच्छा डेटा नहीं था कि आखिर सुख कहाँ गया है, बिल्कुल गायब हो गया है 2 लोगों को मारने के बाद में। इन ऑफिसर्स के पास में भी कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों को पता था वो लोग तो मरते जा रहे थे। ये सीनियर ऑफिसर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है कि कुछ भी करो, कोई डेटा ढूंढ के लाओ। बाकी के दोनों जूनियर ऑफिसर यहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक असिस्टेंट आता है और बोलता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। लेकिन ये ऑफिसर इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि मना कर देता है कि मेरा किसी के साथ में अपॉइंटमेंट नहीं है। और तभी लुंगी सीधा एंटर करता है। इस ऑफिसर को पता चलता है कि लुंगी तो अपने वेकेशन पे था, तो फिर आखिर इससे मिलने के लिए क्यों आया है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, तभी दोनों बैठ के साथ में बातें वगैरह करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे नेपाल के पास इतना ज्यादा केस था कि वो लुंगी की वेकेशन से जल रहा था, लेकिन बातों ही बातों में वो कह देता है कि इतने ज्यादा काम के बीच में क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। और लुंगी तो यही चीज जानना चाहता था कि आखिर नेपाल के यहाँ पे केस क्या चल रहा है। उसका कहना था कि यहाँ पे कोई और भी पुलिस
ऑफिसर्स है, कोई ऐसी सीक्रेट पुलिस एजेंसी जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। एक इंस्पेक्टर जिसका नाम जीवन था, वो ही इन सब की कड़ी है। वो जिस इंसान के ऊपर मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनका नाम पेट्रोव था, और फिर जीवन के बारे में पता चला कि वो सीक्रेट पुलिस ऑफिसर का हिस्सा था। अब यहाँ पे लुंगिया आगे की चीजें पूछने लगता है, जहाँ पे नफेला ग्रिमर के बारे में बताता है। ग्रिमर यहाँ का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, लेकिन जो बच्चे ऑर्फनेज सेंटर के अंदर थे उन सब लोगों ने ग्रिमर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। उन बच्चों ने तो एक लड़की को देखा था और वो लड़की अभी तक पकड़ में भी नहीं आई है। लुंगिया जैसे जैसे बात सुनता जा रहा था वैसे वैसे अपनी उंगलियों को चलाता जा रहा था, क्योंकि वो अपने दिमाग में फीड किया करता था ये सब चीजों को। अब यहाँ पे नफेला जो था वो आगे की स्टोरी सुनाता है कि कहानी यहाँ नहीं रुकी थी। उसके बाद में तो 3 ऑफिसर्स को कैंडी देके मार दिया गया। उन सब का सस्पेक्ट एक और ऑफिसर निकला जिसका नाम सुख था। सुख को पकड़ने के लिए जिन 2 ऑफिसर्स को भेजा वो दोनों भी मारे गए। जिन 3 ऑफिसर्स को पहले मारा गया था वो विस्की बम बम की गोलियों से मरे थे। अब सुनते ही लुंगी को एकदम से क्लिक हो जाता है कि जो 10-11 साल पुराना केस था ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही लग रहा है, और जो सस्पेक्ट है उसने जरूर किसी को नहीं मारा होगा। अब यहाँ पे नफेला लुंगी से पूछने लगता है कि मैं तो तुम्हारी चीजों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। तुमने जिस तरीके का लेक्चर दिया था, तुमने जिस तरीके की बुक लिखी थी, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। अब तुम बताओ, अगर तुम सुख होते तो तुम क्या करते? लुंगी यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन इस वक्त मैं वेकेशन पे हूँ। जहाँ पे ये ऑफिसर कहता है कि हाँ वो चीज तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपने वेकेशन पे हो, और बताओ तुम आके यहाँ पे शहर में क्या कर रहे हो? जहाँ पे लुंगी बताता है कि अभी तो इन दिनों मैं बुक स्टोर में घूम रहा हूँ, एक ऐसी बुक जिसका मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, और आखिरकार मुझे वो बुक मिल ही गई। ये असल के अंदर एक चेक बुक है, इसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हारे पास में फ्री टाइम हो तो क्या तुम इसे जर्मनी के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो? जहाँ पे नफेला बिना मना करे लुंगी से वो बुक ले लेता है और कहता है कि ये जरूर तुम्हारे बच्चे के लिए या फिर ग्रैंडसन के लिए होगी। और इस वक्त लुंगी उसे किसी भी तरीके का आंसर नहीं करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये बुक और कोई नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर नेम वाली बुक है जिसका कोई नाम नहीं था। जिसके बाद हम लुंगी को देखते हैं, वो सुख के दोस्तों के साथ में बातचीत कर रहा था, लेकिन सुख के दोस्त बहुत ज्यादा शॉर्ट थे कि सुख एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने किसी को नहीं मारा था, बल्कि उसकी लाइफ में तो तब से प्रॉब्लम आना शुरू हुई जब से वो लड़की आई थी, वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की। उसका नाम आना लिबर्ट था, क्योंकि ये सारी चीजें लुंगी पूछता जा रहा था इन लड़कों से। अब लुंगी जैसे आना का नाम सुनता है तो उसे प्रीवियस काफी सारी चीजें याद आने लगती है। जिसके बाद में लुंगी एक तरीके की लाइब्रेरी या फिर कह सकते हैं कि स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पे काफी सारा डेटा था, और वो इस इंसान से एक तरीके का फाइल ढूंढने के लिए कहता है। वो यहाँ पे एक बुक के बारे में बताता है और इस पब्लिकेशन से उसी के डेटा को ढूंढने के लिए कहता है। तेनमा के सामने काफी सारा डेटा था और उसमें से उसे एक बुक मिलती है। खोलने पे उसे काफी सारी पिक्चर्स दिखाई देती है, एक मॉन्स्टर, एक प्रेग्नेंट लेडी, आगे 2 बच्चे थे, फिर एक लड़की थी, और पेज पलटने पे एक लड़का था। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि दोनों बिल्कुल सेम थे। इसका मतलब था कि वो बच्चे ट्विंस थे। लुंगी यहाँ पे नफेला को कॉल करता है और लुंगी को पता चलता है कि बुक ट्रांसलेट हो गई है, और नफेला लुंगी को बुलाता है मिलने के लिए कि चलो साथ बैठेंगे, बहुत सारी बातें करनी है। बुक के आखिरी पेज की स्टोरी उसी वक्त लुंगी सुनना चाहता था, और उसके अंदर लिखा था कि उस मॉन्स्टर को भी एक नाम मिल चुका था, और उस मॉन्स्टर का नाम योहान था। कितना अच्छा नाम है ये। लुंगी को अब लगा था कि उसकी वेकेशन अब और ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि वो जिस रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा था वहाँ पे वो बियर को कैंसिल करके कॉफी मंगवाता है ताकि वो नफेला से मिलने के लिए जा सके। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के एपिसोड 49 की शुरुआत में हम सबसे पहले उसी ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों को देखते हैं, जो कि आपस के अंदर बातें करने लगते हैं कि क्या तुमने उस लेडी को देखा, ये जरूर वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की होगी। अब गाइस ये सारे वो बच्चे हैं जो कि पेट्रोव के साथ में रहा करते थे, और इन सबको पता था कि ग्रिमर इनोसेंट है, और एक लड़की जिसके ब्लॉन्ड हेयर है उसी ने ही पेट्रोव को मारा था। तो शायद अगर ये सारे बच्चे मिलकर उसी लेडी को पकड़ लेते हैं तो ये लोग ग्रिमर को भी इनोसेंट साबित कर सकते हैं। इसी के कारण बच्चे एक साथ में जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाकर सारी ब्लॉन्ड हेयर वाले लोगों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन गलती से एक लेडी की बजाय इन्हें एक अंकल मिल जाता है। सारे बच्चे एक तरफ थे, लेकिन माइल्स नाम का एक बच्चा एक तरफ था, जिसके बिल्कुल सामने एक लड़की खड़ी थी। अब ये ब्लॉन्ड हेयर वाली ही थी, तो साफ दिखाई दे रहा था कि ये नीना है। अब नीना भी गाइस असल की नीना नहीं है, वो योहान था। इसी के साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रिमर और तेनमा के ऊपर, जो कि एक साथ में इसी पेट्रोव के घर के अंदर आए थे, जिसके अंदर उसकी डेथ हुई थी। अब इस पूरे घर को सीज कर दिया गया था। ग्रिमर यहाँ पे बताता है कि जैसे कि किंडरहाइम के अंदर बच्चों का माइंड वॉश किया जाता था, उन्हें उल्टी सीधी चीजें सिखाई जाती थी, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता था। यहाँ बिल्कुल उसके अपोजिट चीजें हुआ करती थी। पेट्रोव यहाँ पे बच्चों को प्यार से चीजें सिखाया करता था। ये बिल्कुल अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बेचारे वो बच्चे अब सब अलग अलग हो गए हैं। और साथ ही में वहाँ पे चिट्स भी लगी हुई थी, जहाँ पे लिखा हुआ था पुलिस वालों, ग्रिमर जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है, क्योंकि वो बच्चे ग्रिमर को बहुत पसंद किया करते थे। साथ ही में एक लेटर भी था, उसके ऊपर ग्रिमर का नाम लिखा हुआ था, और साथ ही में फुटबॉल प्लेयर की एक पिक्चर भी डली हुई थी। ग्रिमर को लगता है कि ये शायद बच्चों के काम की चीज है और मुझे उन्हें ये दे देनी चाहिए। अब यहाँ पे ग्रिमर का हमेशा से ही कहना था कि जब से वो बड़ा हुआ है, जब से उसके माइंड वॉश हुए हैं, तब से उसे इमोशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की चीजों के बारे में उसे समझ ही नहीं आता कि उसे रिएक्ट क्या करना है। जिसके बाद में अब ये दोनों ही बच्चों के ऑर्फनेज सेंटर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी जो केयर टेकर थी वो बताती है कि बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए लेटर्स लिखा करते हैं कि ग्रिमर साहब जल्दी आइएगा, हमें आपके साथ में खेलना है, हमें पता है कि आप बहुत गंदा फुटबॉल खेलते हैं, और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। ग्रिमर बस हमेशा इन चीजों को देख के स्माइल किया करता था, और साथ में बाहर आते आते तेनमा को भी कहता है कि क्या मैंने सही बात करी ना। जिसके बाद ये दोनों ही गार्डन में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर है ही क्यों। ग्रिमर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो यहाँ पे रुका हुआ था। अब यहाँ पे ग्रिमर अपने बारे में तेनमा को बताता है कि
जैसे जब उसके बेटे की डेथ हुई थी तभी वो बिल्कुल रोया नहीं था, तब उसने कोई रिएक्ट करा ही नहीं था। उसकी वाइफ भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे और तभी सारे बच्चे भागते हुए आते हैं और ग्रिमर को कहते हैं, ग्रिमर को नहीं पता था कि इन बच्चों के साथ में हुआ क्या है। तब यहाँ पे छोटे बच्चे बताते हैं कि ग्रिमर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम आपको इनोसेंट साबित करने के लिए उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को फॉलो कर रहे थे। तो ग्रिमर पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो लड़की मिली, जहाँ पे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम सब तो यहीं पे है, लेकिन माइल्स काफी दिनों से गायब है। लेकिन नहीं, एक है जो कि वापस लौटा ही नहीं है, वो माइल्स है जो कि 2 दिन से आया ही नहीं है। ग्रिमर और तेनमा जब ये बात सुनते हैं कि माइल्स गायब हो गया तो उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है। जिसके बाद में हम लुंगी को देखते हैं जो कि सीधा सुकी माँ के पास में पहुंच जाता है और उसे अलग अलग चीजें बताने लगता है कि तुमसे मिलने के लिए काफी सारे लोग आए थे, जिसके अंदर एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की भी आई थी। क्या आपको उन सब के बारे में चीजें याद है? जहाँ पे सुकी माँ कहती है कि हाँ मुझसे मिलने के लिए काफी सारे लोग आए थे, लेकिन उनमें से कभी भी कोई लड़की नहीं आई थी जिसका नाम आना या नीना हो, बल्कि वो एक लड़का था। यहाँ पे लुंगे को बहुत बड़ा शक होता है और बहुत बड़ा डाउट भी होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके बारे में वो अभी तक सुन रहा है, वो लड़की एक लड़का कैसे हो सकता है। जिसके बाद में सीनिया माइल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो इस वक्त तक बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और इसी लेडी को वो ढूंढ रहा था, आसपास की चीजों को थोड़ा देखता है। इसके बाद में नीना उसे अपने पास बुलाती है, कह सकते हैं कि योहान उसे अपने पास बुलाता है और बैठा लेता है। उसके बाद में बातें चीतें करना शुरू करता है। वो माइल्स को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे? तो इस वक्त माइल्स बता देता है कि वो तो अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। नीना कहती है कि क्या तुम्हारे पास में उनकी कोई फोटोग्राफ है और क्या तुमने उन्हें कभी देखा है, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? तो माइल्स कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। तो नीना कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें जानती है? तो माइल्स मना कर देता है कि नहीं, मेरी मॉम मुझे जानती तो नहीं है, लेकिन मैं जब भी उनके सामने आऊंगा मुझे पक्का पता है वो मुझे पहचान जाएगी और मैं भी उनके पास जाऊंगा तो वो भी मुझे पहचान जाएगी। हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे। हमें बताया गया था कि हमारी माँ यही कहीं रहा करती है और मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए आया था। आप बताइए आप आखिर कहाँ पे जा रही है? नीना कहती है कि नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगा? तो माइल्स यहाँ पे स्मार्टनेस के साथ में बोलता है कि यहाँ पे सारा सामान पैक हो रखा है, आपके पास में बड़ा सा बैग है, तो ऑब्वियस बात है कि आप शिफ्ट हो रखे होंगे। तभी यहाँ पे योहान अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। वो इस छोटे से बच्चे का बहुत बुरी तरीके से माइंड वॉश कर देता है और कहना शुरू करता है कि आखिर तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें आखिर अबेंडन क्यों किया गया है, तुम्हें आखिर ऑर्फनेज सेंटर के अंदर डाला क्यों गया है, क्या तुमसे कोई प्यार नहीं करता, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा क्यों, क्या उन्हें तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं थी, आखिर तुम जिंदा क्यों हो? इतना सब कुछ कहके योहान ने माइल्स के दिमाग में बहुत सारी गंदगी भर दी थी कि छोटा बच्चा इतनी सारी चीजों को सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए। वो मना भी करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ मुझे चाहती है और मैं उन्हें ही तो ढूंढने के लिए आया हूँ। और तब यहाँ पे नीना अपनी आंखें छोटी छोटी से कर लेती है और घूरने लगती है इस छोटे से बच्चे को। जिसके बाद में सीन यहाँ तेनमा और ग्रिमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो नीना को ढूंढते ढूंढते सीधा उसी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो रहती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि अरे उसका नाम तो आना लिबर्ट है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, वो बहुत अच्छी से ग्रीटिंग भी करती है, आगे वाली बिल्डिंग में रहती है। ये दोनों आगे जाके एक लेडी से पूछते हैं और यहाँ पे आना लिबर्ट के बारे में पता चल जाता है कि वो ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर रहती है। ये दोनों भागते हुए आते हैं और तेनमा को अच्छी तरीके से पता था कि ये लड़की नहीं है बल्कि योहान ही है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि तेनमा को आइडिया लग गया था। तो तेनमा अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में ऊपर जाता है, क्योंकि आज तो वो उसका किस्सा खत्म कर ही देता अगर वो उसके सामने होता। तो तेनमा ने अपनी गन लोड कर ली थी, दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजा बिल्कुल एम्प्टी था। इन दोनों के आने से पहले ही वो बच्चे को लेके जा चुका था। यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ चेयर और कुर्सी ही पड़े थे। अब यहाँ पे ग्रिमर को खड़े खड़े टेंशन होने लगती है कि उसके चक्कर में बेमतलब में ये बेचारे बच्चे फंस गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रिमर का इनोसेंस प्रूफ करना चाहते हैं। क्या ग्रिमर सच में इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या इन बच्चों की मेमोरी में ग्रिमर इम्पोर्टेंस रखता है? तब वो अपनी स्टोरी बताता है कि आज से कई साल पहले वो जैसे कि जर्नलिज्म किया करता था और जैसे कि वो एक स्पाई था, तो इन लोगों के ऊपर ज्यादा शक नहीं हो इसी के कारण इन्हें शादी करनी पड़ती थी। तो उसने ऐसी एक लड़की के साथ में शादी कर ली जिससे इन्हें एक बेटा हुआ। एक दिन जब वो अपने घर पे वापस लौटता है तो उसका बेटा बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ था, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। ग्रिमर ने उसे सीपीआर दिया और जितनी बनती कोशिश थी सब कुछ कोशिश करी, लेकिन उसका बेटा नहीं बच पाया था। वो लेडी फ्यूनरल पे यानी बच्चे के फ्यूनरल पे बहुत ज्यादा रो रही थी और उस वक्त तक भी ग्रिमर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरीके का इमोशन देना चाहिए, उसे जोर जोर से रोना चाहिए, चिल्ला के रोना चाहिए या बस चुप रहना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं पता था। और आज ये सारी चीजें वो फील कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था इसके बाद में कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम अपने बेटे के मरने पे नहीं रहे तो फिर आखिर तुम क्या किसी के साथ में रहोगे। और आज जब ये छोटा सा बच्चा माइल्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के चक्कर में, कह सकते ग्रिमर के चक्कर में गायब हुआ है, तो ग्रिमर का कहना था कि अब वो इस बच्चे को ढूंढ के ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रिमर को आइडिया था कि इन बच्चों को जरूर यहाँ से पता चला कि इन बच्चों को किसी ने तो बताया होगा कि इनकी जो मदर थी वो रेड लाइट एरिया से थी, तो जिस जगह पे ये लोग खड़े हैं उसी से कुछ ही दूर पे बॉर्डर आता है चेकोस्लोवाकिया का और वहाँ पे रेड लाइट एरिया भी है, तो जरूर वो बच्चा वहीं पे गया होगा। तेनमा को डर लगता है कि अगर योहान के पास में वो छोटा सा बच्चा माइल्स है तो वो मरेगा तो सही, लेकिन उससे पहले उसे एक बहुत बुरी सी दुनिया दिखाई जाएगी। जिसके बाद में सीन यहाँ शाम पे शिफ्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। माइल्स के साथ में यहाँ नीना खड़ी थी, कह सकते हैं कि योहान खड़ा था और माइल्स को कहती है कि आगे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगर तुम आगे जाओगे क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम पहचान जाएगी? तो इस वक्त तक तो माइल्स कहता है कि बिल्कुल मुझे मेरी मॉम पहचान जाएगी, लेकिन तभी यहाँ पे जो योहान था वो बच्चे के दिमाग में डालने लगता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगे? इसका मतलब है कि तुम्हें कोई प्यार ही नहीं करता, तुम्हें कोई चाहता ही नहीं है, तो फिर आखिर इस जिंदगी का मतलब ही क्या है? तुम बताओ आखिर उसके बाद तुम करना क्या चाहोगे? यानी कि ना चाहते हुए भी उसने बच्चे के दिमाग में डाल दिया था कि तू जा और जाके मर जा, और फिर कह देती है कि जाओ आगे तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। फुल स्पीड से छोटा सा बच्चा माइल्स भागता है और आगे तो रेड लाइट एरिया था। अब यहाँ पे ग्रिमर और तेनमा भी इसी एरिया के लिए निकल
जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड लाइट एरिया के अंदर माइल्स हर तरफ इधर उधर भटकने लग जाता है। एक गलत आदमी था जो कि उससे बातें करता है और कहने लगता है कि बेटा तुझे क्या चाहिए। माइल्स कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी माँ को ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? और यह आदमी उसे बहुत ही बेकार वे के अंदर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तेरी माँ को जानता हूँ, बल्कि मैं तो अंदर की 50 औरतों को जानता हूँ, अब उनमें से तेरी कौन सी माँ है मैं तुझे ढूंढ के बता दूंगा। बेचारा माइल्स यहाँ से डरते हुए आगे निकल जाता है। तभी वहाँ पे कुछ और प्रोस्टिट्यूट थी जो कि सीधा आके बच्चे को गले से लगा लेती है कि पता नहीं किसका बच्चा होगा, अगर इसे गले से लगाया जाएगा तो शायद कुछ मिल जाएगा। तो पीछे खड़ी हुई लड़कियां लेडी को छेड़ने लगती है कि अच्छा ये तेरा बेटा है। तो आपस में इन सब लड़कियों की बहस हो जाती है कि तेरा बेटा है, तू मुझसे झगड़ा करेगी, ये वो। माइल्स इन सब चीजों को भी देख के डर गया था और फिर से आगे जाने लगता है। अब सेम टाइम पे उसके दिमाग में आना की भी बोली हुई सारी चीजें चल ही रही थी कि वो इस दुनिया में जरूरतमंद भी है या नहीं है, दुनिया में रहना जरूरी भी है या नहीं है। आगे जाने के बाद उसे एक लेडी दिखाई देती है, एक कस्टमर था जो कि उसके साथ में इंटीमेट होने ही वाला था। तो ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, तुम्हें कहीं और लेके जाना चाहिए और रुक जाओ, हमें एक छोटा सा बच्चा देख रहा है। इस वक्त माइल्स बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन ये बदतमीज आदमी बिल्कुल रुकता भी नहीं है और कहता है कि नहीं इसे तो देखना ही चाहिए, मैं तो एक नामी गिरामी स्कूल का टीचर हूँ और सब लोगों को देखना चाहिए कि मैं कितना अच्छा टीचर हूँ। और वो माइल्स के सामने ही उस लड़की के साथ में बहुत सारी चीजें कर लेता है। यहाँ से जाने से पहले वो माइल्स को कुछ पैसे भी देके जाता है और माइल्स इतनी छोटी उम्र के अंदर ये सारी चीजें जिसे बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए थी, सिर्फ योहान के चक्कर में बेचारा बच्चा यहाँ पे फंस गया। उसके बाद में जब वो आदमी चला जाता है माइल्स को पैसे देगी तो वो लेडी माइल्स को कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे सारे पैसे दे दो। माइल्स इस लेडी को देख के कहता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और वो लेडी माइल्स से पैसे लेके यहाँ से भाग जाती है। अब जब इतनी सारी एक ही रात के अंदर उसने चीजें देख ली थी, सुन ली थी, समझ ली थी कि उसे आखिर इस दुनिया में चाहता ही कौन है, तो वो बिल्कुल उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे शायद उसे जाना चाहिए था, कह सकते हैं कि सुसाइड करने के लिए। यहाँ पे अब तक ग्रिमर और तेनमा भी काफी सारे रेड लाइट एरिया को देख चुके थे, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिल रहा था। तभी ग्रिमर की नजर पड़ती है एक ब्रिज के ऊपर जिसके नीचे पानी था, बहुत तेज बह रहा था और माइल्स बिल्कुल एज पे खड़ा था सीधा जंप लगाने के लिए। लेकिन तभी सही टाइम पे ग्रिमर आ जाता है और बच्चे को रोक लेता है कि माइल्स रुक जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने मेरे इनोसेंस को प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ग्रिमर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके माइल्स को उठा लेता है सही टाइम पे और उसे गले से जोर से लगा लेता है और फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रोने लगता है। अब वो तेनमा से भी पूछता चाह रहा था कि डॉक्टर तेनमा अब बताओ आखिर मेरे चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और बस वो बच्चे को गोद में लेके चुप कराने लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा काम है। लेकिन माइल्स के दिमाग को इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया था कि उसके सामने एक बटरफ्लाई थी जिसे वो अपने पैर से कुचल देता है। तभी ग्रिमर उसे सीधा करता चिल्लाने लगता है कि ये क्या किया है तुमने, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, तुम्हारा इस दुनिया के अंदर आने का बहुत बड़ा मोटिव है। कोई तो ऐसा इंसान होगा जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता होगा और सबसे ज्यादा तो तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए। यानी कि जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं माइल्स के दिमाग में चल रही थी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पे ग्रिमर ने क्लियर कर दिया था ये छोटा बच्चा उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं छोटा बच्चा भी ग्रिमर को गले से लगा लेता है और तब डॉक्टर तेनमा से कहता है कि बताओ मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है। तेनमा बताता है कि तुम रो रहे हो और अब जाके ग्रिमर को फील होने लगा था कि वो अलग अलग इमोशन से डील कर पा रहा है, क्योंकि इतने सारे इमोशंस उसने आज से पहले कभी फील करने ही नहीं चाहे, ना ही कभी वो कर पाया क्योंकि उसे सिखाया ही नहीं गया था। वो बड़ा ही किंडरहाइम के अंदर हुआ था। और इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 50 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में लुंगे को, जो कि एक बहुत ही बड़े से मेंशन के सामने खड़ा था जिसका नाम रोज मेंशन था। उसके ऊपर गुलाब के कांटे थे और जैसे ही लुंगे उसके ऊपर हाथ लगाता है तो उसकी उंगली से खून भी निकलने लग जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पे सुख को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और उसके सपनों के अंदर आना आ रही थी कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करूंगी, तुम बहुत सारी चीजें सही कर सकते हो। अब तक तो सुख को नहीं पता था कि उसके साथ कितना बड़ा गेम हो गया था। इतने दिनों से वो जिस लड़के के साथ घूम रहा था वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था, वैसे ही उसका बहुत बुरा हाल हो रखा था। और तभी यहाँ पे लुंगी आ जाता है जो कि अपने बारे में बताता है कि वो जर्मनी पुलिस से यहाँ पे आया है। सुख डर जाता है, उठ के बैठ जाता है, लेकिन लुंगी कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से लेटे रहो, रेस्ट करो, तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं तो तुमसे बात वगैरह करने के लिए आया हूँ। तुम आखिर इतने बड़े सस्पेक्ट बन गए हो, इतने लोगों का मर्डर हो चुका है, इन सब चीजों के बीच में तुम फंस गए हो, तो आखिर तुम्हारा क्या कहना है। जहाँ पे सुख कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने किसी को भी नहीं मारा है, न जाने मुझे कितने लोगों ने धोखा दिया है, हर कोई आ रहा है और मुझे इन चीजों के अंदर फंसाता जा रहा है, मुझे पता है कि ये सब चीजें मेरे आसपास ही हुई है लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद में लुंगे यहाँ पे ग्रिमर का नाम लेने लगता है, लेकिन सुख भी ग्रिमर के साथ में ही था। सुख को अच्छी तरीके से पता था कि ग्रिमर ने भी किसी को नहीं मारा है, ये दोनों एक साथ में एक बैटल के अंदर थे। ग्रिमर ने तो ऑलमोस्ट सुख की जान बचाई थी। तो सुख चिल्ला के कहता है कि ग्रिमर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो लुंगी कहता है तो फिर बताओ आखिर कि ये सब चीजों के पीछे कौन है, कौन इन सब लोगों को मारा है। तो यहाँ पे सुख सोच में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो आखिर मैं फंसा क्यों होता, मैं तो खुद इन चीजों से बाहर निकल जाता, बल्कि मैं तो खुद ही कल्प्रिट को पकड़ लेता। अब यहाँ पे लुंगी उसे एक सजेशन देके जाता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो तो इस तरीके से तुम हार नहीं सकते हो, अगर तुम्हें चीजें पता लगानी पड़ेगी तो तुम्हें उस तरीके से बिहेव भी करना पड़ेगा, उठो और जाके चीजें शुरू करो, तुम्हें अगर कुछ जानना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि ऑलमोस्ट ग्रिमर के ऊपर शूट करने वाला था, लेकिन ग्रिमर तो सीधा उसकी बंदूक दबा देता है और कहता है कि मुझे तेरे बॉस से मिलवा के लेकर आ, मुझे उससे मिलना है और मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है रेड मेंशन के बारे में। यह आदमी तो डर जाता है कि भाई ऐसा कौन आदमी है कि सीधा उसने गन के ऊपर ही हाथ लगा लिया, कोई तो ऊंची चीज होगी है। और उसके बाद में वो ग्रिमर को सीधा रांके से मिलवाता है। रांके एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर था। तो यहाँ पे लुंगी उसे बातचीत करता है और कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, आपको ये सब चीजें तो हैंडल करने में बहुत टाइम लग जाता होगा। रांके कहता है कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन
मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम भी बहुत एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हो और अपनी छुट्टियां यहाँ पे बिताने के लिए आए हो, लेकिन उसके अंदर भी तुम काम किए जा रहे हो। ये दोनों एक दूसरे की बातें भी कर रहे थे और साथ ही में एक दूसरे को रोस्ट भी कर रहे थे। जहाँ पे रांके जानता था लुंगी ने एक ऐसे केस के ऊपर काम किया था जिसका जो मेन सस्पेक्ट था उसी ने सुसाइड कर लिया। तो यहीं पे लुंगी भी रांके को कहता है कि आपको जो एक कंपनी दी गई थी या फिर कह सकते हैं कि जो सीक्रेट पुलिस का काम दिया गया था, आपने कौन सा अच्छे तरीके से किया। अगर आप इसे अच्छे से छुपा के रखते तो आज आप हर जगह पे रूल कर पाते, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उनके साथ में अच्छे से डील कर पाते, इन चीजों को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन आपने क्या किया, लोगों के सामने आ गए। जिसके बाद में अब लुंगी यहाँ पे अपने आगे की थीसिस के बारे में बताता है कि वो एक बुक के बारे में जानकारी ले रहा था। ये बुक किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर थी, लेकिन अब पूरी तरीके से उसे कोट होके मिल गई है। लेकिन इसके ऑथर के बारे में अभी तक चीजें नहीं पता चली है। इनके अलग अलग पेन नेम है और इन सब के एड्रेस भी अलग अलग है। उसने कई सारी जगहों के बारे में पता लगाया, लेकिन सिर्फ एक ही जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग है। अब यहाँ पे रांकी भी समझ गया था इस बुक और इसके ऑथर के बारे में कि यहाँ पे बात रोज मेंशन के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे रांकी लुंगी को साफ साफ कह देता है कि तुम अगर इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो खुद ही फंस जाओगे। लुंगी पूछता है कि आपको क्या क्या पता है, जहाँ पे रांकी कहता है कि मैं खुद इन चीजों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी चीजें मुझे पता है, और मैं तुम्हें भी यही सलाह देता हूँ, जितना इन चीजों के नजदीक जाते जाओगे उतनी जल्दी मरते जाओगे। तुम भी मरोगे, साथ में मैं भी मरूंगा, तो अच्छा होगा कि इन चीजों से दूर रहो। जहाँ पे लुंगी बता देता है कि कैसा हो कि अगर वो उस मेंशन के अंदर जाए और कैसा हो कि अगर वो ऑलरेडी जाके आ चुका हो। तो असल के अंदर लुंगी तो वहाँ पे पहले जाके आ चुका था। उसके बाद में आके वो इस आदमी से मिल रहा था, यानी कि रांकी से आके मिल रहा था। वो रांकी को बताता है कि ये पूरी बिल्डिंग तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल अबेंडेंट थी, बिल्कुल खाली पड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सेकंड फ्लोर पे आखिरी कमरे के अंदर कुछ चीज हुई है। उसके ऊपर प्लास्टर हो रखा है जो कि बिल्कुल नया है और ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चीजें छुपाई गई है। ये सारी चीजें सुन के तो ऑलमोस्ट रांकी के होश उड़ चुके थे। जिसके बाद सीधा सीन लुंगी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस रेड मेंशन के अंदर घूम रहा था। पूरी बिल्डिंग एकदम अबेंडेंट थी। असल के अंदर रांकी ने उसे बताया था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे जर्नलिस्ट एक साथ में इस जगह से गायब हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुआ करती थी उस वक्त की। तो तभी यहाँ पे लुंगी पहुंच के सारी चीजों का पता लगा रहा था। जो प्लास्टर वाली दीवार के बारे में उसने कहा था, उसी दीवार को वो खोद खोद के तोड़ देता है, जिसके पास में एक लॉक था। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस लॉक की चाबी ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन तभी लुंगी बस उसे धक्का देता है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। दूसरी तरफ हम तेनमा को देखते हैं, जो कि एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और उसे भी एक बुक के एडिटर के बारे में जानकारी लेनी थी, बोनापार्टा नाम से, और यह आदमी उस राइटर का एडिटर हुआ करता था। तेनमा उसी बुक के राइटर के बारे में पूछने के लिए आ जाता है और कहता है कि आखिर वो किस तरीके का आदमी था। तो ये आदमी बताता है कि हाँ, वो राइटर मेरे पास में आया करता था, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेन नेम भी थे उनके। मुझे आज तक नहीं लगा था कि उनका कोई इतना बड़ा फैन भी होगा जो कि मुझसे मिलने के लिए आएगा। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे इसी जगह पे बैठा करते थे, कई सारी अलग अलग तरीके की कहानियां लिखा करते थे। मेरी बच्ची के साथ में वो बहुत खेला करते थे, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची ने कहा कि वो बहुत ज्यादा भयानक आदमी है, बहुत ज्यादा डरावना है। तब से मेरी बच्ची ने उसके साथ में नहीं खेला और अब तो मेरी बच्ची बहुत बड़ी भी हो गई है, उसे इन सब बातों के बारे में याद भी नहीं होगा। तेनमा कहता है कि क्या उस वक्त वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का काम किया करते थे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हुआ करते थे। तो इस आदमी को इस बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। बस वो कहता है कि उन्होंने एक एडिशन लिखवाया था, मॉन्स्टर के नाम से था, और इस आदमी ने एडिटिंग करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आया था। और उस बात से लेकर आज तक उस राइटर ने आज तक इस एडिटर से काम नहीं करवाया। तेनमा कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर उसकी झलकियां महसूस करने की कोशिश कर ही रहा था कि आखिर वो किस तरीके का आदमी दिखा करता होगा। तेनमा यहाँ से चला जाता है और जैसे वो ग्रिमर के पास जाता है बात वगैरह करने के लिए, तो ग्रिमर कहता है कि क्या तुम्हें उस राइटर के बारे में कुछ पता चला। तो यहाँ पे तेनमा मना कर देता है कि नहीं, इस आदमी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये आदमी सीधा पुलिस वालों को कॉल कर देता है कि उसने जो सर्जन है, जो जर्मनी से भागा हुआ है और एशियन है, कह सकते तेनमा के बारे में, तो वो उसे इसके घर के बाहर दिखा और वो सारी चीजें पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। जिसके बाद सीनिया वापस से लुंगी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसने अभी अभी जिस दरवाजे को खोला था वो उस दरवाजे के अंदर जाता तो उसे एथेनॉल की बहुत ज्यादा स्मेल आती है। जब लोगों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, या फिर कह सकते खून के धब्बे होते हैं, या फिर अगर कहीं पे सफाई करनी होती है तब एथेनॉल गिराया जाता है, तो उसकी स्मेल यहाँ पे बहुत भयंकर आ रही थी। अब यहाँ पे लुंगी के दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे कितने लोगों को मारा गया होगा और कितनों की जान को साफ किया गया होगा। अंधेरा होने के कारण लुंगी को ज्यादा चीजें नहीं दिख रही थी, इसी के कारण वो दीवार पे लगे हुए पट्टे को हटाने लगता है। आगे बढ़ता है, एक और खिड़की थी, उसके ऊपर से भी लकड़ी के पट्टे लगे हुए थे, उसे भी हटाता है। उसे सामने एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट दिखता है जिसके ऊपर एक लेडी बनी हुई थी, हाथ में फ्लावर ले रखे थे, चेहरा बहुत इंटेंस था। और तब यहाँ पे लुंगी समझ जाता है कि ये वही लेडी है जो कि उन ट्विंस की माँ है। पहले भी लुंगी ने इस लेडी को किसी कॉमिक के अंदर देख रखा था। जिसके बाद में सीनियन बच्चों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जो माइल्स जिसे रेस्क्यू करके लाया गया था वो अभी तक भी बच्चों के साथ में ही था, लेकिन कह सकते कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस भी था। उसकी तरफ फुटबॉल आ रही थी। इस वक्त माइल्स ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि बिल्कुल सीधा खड़ा था और सीधा उसके मुंह पे आके बॉल लगती है और वो गिर जाता है। बच्चे भागते हुए आते हैं उसे उठाने के लिए कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या बात है, तुमने तो इतना गजब गोल कीप किया कि हमारा पॉइंट बच गया, अगर तुम नहीं खड़े होते तो शायद तो हम हार जाते। कुछ बच्चे हंसने लगते हैं कि अरे तुम तो गिर गए। तो इन सब बातों के अंदर कहीं ना कहीं माइल्स का भी दिमाग एकदम चेंज हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ में हंसने खेलने लग जाता है। अब यहाँ पे ग्रिमर और तेनमा भी थे। तेनमा कहता है ग्रिमर से कि क्या तुम बच्चों से नहीं मिलोगे, तो यहाँ पे ग्रिमर मना कर देता है कि नहीं, अभी मैं इन बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा, और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ग्रिमर कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि आखिर मैं हर बार हार क्यों रहा हूँ। असल के अंदर ये सारी चीजें टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि मेरे साथ आज तक कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हें भी एक चीज कहना चाहता हूँ। अब यहाँ से ग्रिमर और तेनमा का भी अलविदा होना तय था। इन दोनों को भी अपने अपने अलग अलग रास्तों पे जाना था। जाने से पहले ग्रिमर कहीं ना कहीं इन सारे इल्जामों को अपने ऊपर डाल के जाना चाहता था, ताकि अगर वो यहाँ से भाग भी जाए तो भी उसे कोई पकड़
पकड़ ना पाए, क्योंकि ग्रिमर एक स्पाई है और वो वैसे भी इस जगह को छोड़ के जाने वाला है। तो तेनमा कहता है कि इतना बड़ा इल्जाम तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, हर बार तुम्हें फंस के रहना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भुलानी पड़ेगी। तो ग्रिमर कहता है कि वैसे भी लोग नहीं जानते कि मैं हूँ कौन, बस ये तो एक नाम है जो कि दिया हुआ है, अब ये चाहे हो या नहीं हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपना ध्यान रखना और तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें बस जिंदा रहना, तुम मर मत जाना। यहाँ से अब ये दोनों ही अपने अपने रास्ते पे चल दिए थे। एक बार तेनमा उसे फिर से रोकता है और कहता है कि तुमने मुझे एक बार कहा था ना चेकोस्लोवाकिया की बॉर्डर पे कि अगर हम दोनों मिलेंगे तो वापस से एक बार बैठ के लंच डिनर करेंगे, पिकनिक करेंगे, काफी सारा चीज खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, काफी सारा चीज और वाइन लेंगे, तो क्या तुम वापस आओगे और हम जब भी मिलेंगे तो ऐसा करेंगे ना। ग्रिमर हाथ हिलाता हुआ स्माइल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि भाई गड़बड़ तो आगे जाके होने ही वाली है। यहाँ से ग्रिमर निकल रहा था और उसे पुलिस वालों के सायरन की आवाजें आती जा रही थी कि 110% अब वो फंसने वाला है, क्योंकि ग्रिमर इन पुलिस के सायरन की आवाजों से अब परेशान हो चुका था। तो हो सकता है ग्रिमर भी कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक बच्चा खेलता हुआ सीधा तेनमा के सामने आके गिरता है और उसके पैर में लग जाती है। तेनमा उसे उठाता है, उसे फर्स्ट एड देने लगता है और बच्चे के रोने पे समझाता है कि तुम ऐसे रो थोड़ी सकते हो, खेल खेल में लग जाती है, अब तुम्हें रोना नहीं है। और तभी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आती है और तेनमा को यहीं पे अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि इतने दिनों से जो बेचारा तेनमा बच रहा था वो बेचारा बेमतलब के अंदर आके फंस जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।